हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं डकैती का शकुनी का क्लाइमैक्स पार्ट। जगमोहन की नींद सुबह 9 बजे खुली। रात देर से सोया था। उठकर हाथ मुंह धोए और किचन में जाकर 2 कॉफी बनाई। फिर देवराज चौहान के बेडरूम में पहुंचा कि वह ठिठका। देवराज चौहान वहां नहीं था। बेड पर नाइट सूट रखा था जो रात को उसने पहना था। जगमोहन को समझते देर न लगी कि देवराज चौहान बंगले से बाहर जा चुका है। उसने कॉफी के प्याले रखे और मोबाइल से देवराज चौहान का फोन नंबर मिलाया। फौरन ही बात हो गई। कहाँ हो तुम? जगमोहन ने पूछा। वीरेंद्र त्यागी की कोई खबर पाने की चेष्टा कर रहा हूं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तो मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? तुम नींद में थे। मेरी आंख सुबह खुल गई थी। इस तरह खुले में घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं मेकअप में हूं। चेहरे को कुछ बदल रखा है। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं भी आता हूं। तुम अपने तौर पर त्यागी की खबर पाने की चेष्टा करोगे, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, जगमोहन ने कहा और फोन बंद करके कॉफी का प्याला उठा लिया। चेहरे पर सोचे नाचती रही। हुशांग ली चीनी था, परंतु जन्म से हिंदुस्तानी था। मुंबई में ही पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा। वो हिंदी में ही सोचता था और कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर था। काम चलाऊ चीनी बोलना भी जानता था। उसके दादा चीन से मुंबई आए थे कभी बिजनेस के सिलसिले में और फिर यहीं बस गए थे। हुशांग ली चेहरे को छोड़कर बाकी पूरा हिंदुस्तानी था। दिवाली होली का त्योहार मनाता और मंदिर में जाता, गुरुद्वारे चर्च जाता। 50 वर्ष का हो गया था। महाराष्ट्रियन युवती से उसका ब्याह हुआ था और 3 बच्चे थे। अपनी जिंदगी में वो खुश था। दोपहर के 3 बजे वो कॉलेज से बाहर निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। कॉलेज के पास ही उसका घर था, इसलिए वो कॉलेज पैदल ही आता जाता था। कॉलेज से थोड़ी दूर ही गया होगा कि पीछे से विनय बरूटा आकर उसके साथ चलने लगा। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बरूटा मुस्कुराकर बोला। हुशांग ली ने ठिठक कर उसे देखा। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, हुशांग ली ने स्पष्ट हिंदी में कहा। मेरा नाम विनय बरूटा है, चलते हुए बात करते हैं। दोनों पुनः चल पड़े। मुझे चीनी आदमी की तलाश थी। बहुत कोशिश करने के बाद आपका पता चल पाया, बरूटा ने कहा। चीनी? हुशांग ली मुस्कुरा पड़ा। मैं चीनी कहाँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। दिखने में तो चीनी ही है। सिर्फ दिखने में? थोड़ी बहुत चीनी भी बोल लेते होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत। चीन से मेरा इतना नाता तो है कि मेरे दादा चीन से मुंबई आकर बस गए थे। खैर, तुम कहो, मुझसे क्या काम है जो तुम चीनी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे? हुशांग ली ने पूछा। आप कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं, कितनी तनख्वाह लेते हैं? तुम्हें इससे क्या? कुछ तो है, तभी पूछ रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी तनख्वाह बताऊं? हुशांग ली पुनः ठिठक गया। हाँ, बरूटा भी ठिठका। ये कैसे संभव है कि मैं अनजान आदमी को अपनी तनख्वाह बता दूं? जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए ये जानना जरूरी है। पता नहीं तुम कौन हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, कहकर हुशांग ली पुनः चल पड़ा। विनय बरूटा उसके साथ चलता क्या उठा। ठीक है, तनख्वाह मत बताइए। 30-40 हजार होगी आपकी तनख्वाह। मैं आपको 50,000 रोज का दे सकता हूँ। कुछ दिन के लिए मुझे किसी चीनी व्यक्ति की जरूरत है। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। क्यों? मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मैं आपको 50,000 रुपए हर रोज देने को तैयार हूँ, बरूटा ने कहा। मैं नहीं लेना चाहता, मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ। मैं आपको नौकरी छोड़ने को नहीं कह रहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मिस्टर हुशांगली। विनय बरूटा गंभीर स्वर में बोला। मुझे किसी काम के लिए ऐसे चीनी व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी बात को समझे और मेरे साथ रहकर किसी खास काम को पूरा कर सके। हुशांगली खामोशी से आगे को बढ़ता रहा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे बरूटा की बात की परवाह नहीं है। तभी बरूटा ने उसकी बाह पकड़ी, दोनों रुक गए। हुशांगली ने अपनी बाह छुड़ाकर उसे देखते हुए कहा, तुम इस तरह से मेरे पीछे पड़े रहोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तुम खुद को हिंदुस्तानी कहते हो। विनय बरूटा गंभीर था। मैं हूं ही हिंदुस्तानी, यही मेरा मुल्क है। तो अपने मुल्क के काम आना तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है। मैं तुम्हें देश के ही किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पुलिस वाले हो? नहीं। कौन हो? विनय बरूटा ने होड़ बिज ली। तुम कोई धोखेबाज हो जो। तुमने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती के बारे में अखबारों में पढ़ा है, टीवी में सुना है। बरूटा सीधे सीधे बोला। हाँ। ये डिवाइस क्या काम करती है, क्या महत्व रखती है, ये भी सुना होगा। हाँ।
मैं इसी न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को पाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। क्या मतलब? जिसके पास डिवाइस है मैं उसके संपर्क में हूँ, और मतलब कि तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान को जानते हो और उसके संपर्क में हो। विनय बरूटा ने पल भर के लिए होंठ भींच लिए, फिर बोला, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मेरी बात सुनकर तुम्हें यकीन आए तो अपने कुछ दिन देश की खातिर मेरे को जरूर दे देना, न यकीन आए तो चले जाना, परंतु ये बातें किसी को बताना मत। होशांगली ने सहमति से सिर हिलाया। विनय बरूटा उसे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस से जुड़ी सारी बातें, देवराज चौहान की बातें, वीरेंद्र त्यागी की बातें, अपनी बातें, सब कुछ बताता चला गया होशांगली को। करीब 1 घंटा दोनों के बीच वहीं खड़े सवाल जवाब होते रहे। होशांगली की तसल्ली होती नजर आई उसके चेहरे से। तुम भी डकैती करते हो, क्या मालूम तुम वो डिवाइस अपने लिए हासिल करना चाहते हो। मैं ऐसी खतरनाक बातों में हाथ नहीं डालता। मेरा विश्वास करो, मैंने तुमसे जो कहा है वो सच है। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो सबसे पहले मैं अपनी हकीकत तुमसे छिपाता। वो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हाथ आते ही तुम फौरन मेरे हवाले कर दोगे। वो मैं खुद सरकार के हवाले करूंगा। होशांगली बोला, मंजूर है। और जो तुम 50,000 रुपए रोज देने को कह रहे थे उसका क्या होगा? होशांगली ने पूछा। वो भी दूंगा। सूरत। अगले दिन जगजीत की आंख सुबह 9 बजे खुली। चेहरे पर परेशानी थी और आंखों के सामने विभा, सूरज और बंटी के चेहरे नाच रहे थे कि वे उसकी वजह से किसी मुसीबत में फंसे हैं। जाने अब किस हाल में होंगे। उन्हें आराम से रखा जा रहा है या तकलीफ दी जा रही है? विभा के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही? बेचैनी में घिरे जगजीत ने त्यागी पर नजर मारी जो कि नींद के आगोश में डूबा था। फिर वो अपना मोबाइल उठाकर ड्राइंग रूम में आ गया। कुर्सी पर बैठते हुए उसने विभा का नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर आदमी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं जगजीत बोल रहा हूँ। ये कल वाली आवाज नहीं थी जिससे उसने बात की थी। उस औरत का भाई, विभा का। जगजीत ने अपनी व्याकुलता दबाते हुए कहा। बंटी और सूरज का मामा। हाँ, कहो। मेरी बहन को तुम लोग कैसे रख रहे हो? जगजीत बोला। क्या पूछना चाहते हो? उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे, उसे तकलीफ तो नहीं दे रहे। उसे हम अपनी बहन की तरह रख रहे हैं, ऐसा ही ऑर्डर मिला है हमें। जगजीत ने चैन की सांस ली, बोला, और बच्चों को, उन्हें भी प्यार से रखा जा रहा है। तुम चिंता मत करो इस मामले में। लेकिन तुम लोग चाहते क्या हो? हम तो किराए के आदमी हैं और किसी के कहने पर यह काम कर रहे हैं। कौन है वो? नाम बताना मना है। वो चाहता क्या है हमें नहीं मालूम। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा था कि वक्त आने पर वो खुद तुमसे बात कर लेगा, और वो वक्त कब आएगा हमें नहीं मालूम। तुम लोग कितने हो ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। तुम बेफिक्र आराम से रहो। वो जब ठीक समझेगा तुमसे बात कर लेगा। बार बार हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। विभा को सूरत में ही रखा हुआ है। हाँ, मेरी बात कराओ उससे, मना ही है। इतना कहकर उधर से फोन बंद कर दिया गया। जगजीत ने परेशानी वाले अंदाज में फोन को टेबल पर रखा और किचन में जाकर चाय बनाने लगा। जगजीत समझ नहीं पा रहा था कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो विभा के बारे में जानता था। उसने तो आज तक किसी का ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा था कि कोई उसकी बहन और बच्चों का अपहरण कर ले। तभी वीरेंद्र त्यागी भी नींद से उठ गया। किचन के दरवाजे पर आकर बोला, मेरे लिए भी चाय बनाना। कुछ ही देर में दोनों छोटे से ड्राइंग रूम में बैठे चाय के घूंट भर रहे थे। यह जगह अपने लिए सुरक्षित है, त्यागी ने कहा। मुझे विभा की चिंता सता रही है, जगजीत ने व्याकुल स्वर में कहा। फोन आया कोई? मैंने ही विभा के फोन पर कॉल की तो किसी ने बात की, परंतु कुछ फायदा ना हुआ। वे किराए के आदमी हैं जिनके पास विभा और बच्चे हैं, यह बताने को तैयार नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं वो जब ठीक समझेगा मुझे फोन कर लेगा। विभा से मेरी बात भी नहीं करा रहे। जगजीत होठ बीच करके उठा। तुम्हारी बहन और बच्चों के साथ वे कैसा सलूक कर रहे हैं मुझे क्या पता, परंतु उन लोगों का कहना है कि उन्हें अच्छे सुरक्षित ढंग से रखा है। त्यागी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं, परंतु ये सब जो भी कर रहा है वो मेरा दुश्मन ही है। शांत रहे, वो तेरे को जल्दी ही फोन करेगा, अपनी बात रखेगा, त्यागी ने कहा। जगजीत होठ भींच कर रह गया। तेरी बहन को उठाने वाला तेरा नाम जानता है तो स्पष्ट है कि वो तेरी को पहचानने वाला है। बहन के बारे में सोच सोच कर तू परेशानी में पड़ेगा तो खुद का ही नुकसान करेगा। ऐसे वक्त में अपने को संभाल के रख। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में मत भूल कि उसे कैश कराना है, सैकड़ों करोड़ों की दौलत हासिल करनी।
लेकिन मेरी बहन चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे भी तेरी बहन की चिंता है। वक्त आने पर तेरी बहन और उसके बच्चों को छुड़ाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। फिरौती मांगी गई तो परवाह मत करना, हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है। त्यागी, जगजीत बोला, कहीं अपहरणकर्ता ऐसा इंसान तो नहीं कि जो हम पर नजर रख रहा हो और जानता हो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस बेचकर हम मोटी दौलत पाने वाले हैं और वो विवाह और बच्चों को वापस करने के लिए हमसे पैसा ले सके। नहीं, ये बात नहीं। कैसे कह सकते? ऐसा होता तो विवाह और बच्चों का अपहरण करते ही हमें इस बारे में फोन करता, परंतु उसने फोन नहीं किया। फिर हमें खुद नहीं मालूम था कि हम सूरत आ सकते हैं और यहाँ आने पर हमें उनके अपहरण का पता चलेगा। फिर हमारी बातें कोरी अटकलें हैं, जगजीत ने गंभीर स्वर में कहा। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मामला क्या है। त्यागी चाय का खाली प्याला टेबल पर रखता क्या उठा। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या सोचें? जगजीत का मन खराब हुआ पड़ा था। डिवाइस की नीलामी सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच ही कराएंगे, यही ठीक होगा। परंतु इसके लिए हमें ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां हमारे लिए खतरा ना हो, जगह जो हमारे लिए सुरक्षित हो। दिल्ली सुरक्षित जगह नहीं है, मुंबई भी सुरक्षित नहीं है, त्यागी ने कहा। इस बारे में हम दोपहर तक कुछ सोच लेंगे, जगजीत ने कहकर आंखें मूंद ली। त्यागी उठा और सामने रखे टीवी को ऑन किया और रिमोट उठाकर बैठ गया। फिर चैनल बदलने लगा। मिनट भर भी नहीं बीता होगा कि न्यूज चैनल पर थम गया त्यागी। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। नीचे मोटा मोटा वीरेंद्र त्यागी लिखा था। तेज आवाज में बताया जा रहा था कि यह खतरनाक मुजरिम है और पुलिस को इसकी सख्त जरूरत है। मुंबई के अलावा यह देश के किसी भी कोने में हो सकता है। इसके बारे में पक्की खबर देने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और उसका नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा। ये बातें टीवी पर बार बार दोहराई जा रही थी। जगजीत की आंखें भी खुल चुकी थी। त्यागी के होठ भिज गए थे। हो गई गड़बड़, जगजीत के होठों से निकला। मेरे बारे में पुलिस हरकत में आ गई है, त्यागी ने कहा। खतरा बढ़ गया है, परंतु मेरे पकड़े जाने पर भी पुलिस कभी साबित नहीं कर पाएगी कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती मैंने की है। मुझे कोई भी ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा कि मुझे चिंता हो, त्यागी ने मुस्कुरा कर कहा। परंतु खतरा तो बढ़ गया तेरे लिए। हमें न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का सौदा जल्दी करना होगा। ये काम किसी छोटे शहर में हो तो बेहतर होगा। छोटे शहरों की पुलिस इतनी सतर्क नहीं होती कि हम जैसों को पकड़ सके। त्यागी की नजरें टीवी स्क्रीन पर थी। छोटा शहर? जगजीत ने होठ सिकोड़े। हाँ, चीन और अमेरिका के लोगों को सौदा तय करने के लिए किसी छोटे शहर में बुलाना होगा। लोगों को? कितने लोगों को तुम बुलाने की सोच रहे? सिर्फ 2 लोगों को। 2 लोग चीन के, 2 अमेरिका के। इतने तो ठीक है। जगह के बारे में सोच की। मेरे ख्याल में शिमला ठीक रहेगा। त्यागी ने जगजीत को देखा। शिमला छोटा सा पहाड़ी शहर है, अपराध कम होते हैं वहां और पुलिस भी ढीली है। मीटिंग शिमला के मॉल रोड पर रखी जाए तो बेहतर होगा, वहां के रिच पॉइंट पर। वहां जगह जगह बेंच पड़े रहते हैं और हर समय टूरिस्टों की भीड़ रहती है। बातचीत बेंचों पर ही होगी। 5 मिनट का वक्त बहुत होगा बात के लिए। इतनी देर में आसानी से तय हो जाएगा कि डिवाइस का मालिक कौन बनेगा। उन्हें कहना होगा कि नोट लेकर शिमला पहुंचे। बात तुम्हारी ठीक है, त्यागी ने सहमति में सिर हिलाया। आज से 5वें दिन का वक्त रख लो शिमला का, जगजीत ने कहा। परंतु तुम्हें अब मेकअप करके ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। टीवी पर तुम्हारा चेहरा दिखाया जा चुका है और तुम किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहोगे। बाजार से मेकअप का सामान ला दे। उन लोगों से तो हमने देवराज चौहान और जगमोहन के रूप में ही मिलना है। हाँ, वो यही जानते हैं कि डिवाइस का सौदा वे देवराज चौहान से कर रहे हैं, त्यागी मुस्कुराया। हिंदुस्तान में मेरे लिए खतरा बढ़ चुका है। टीवी पर मेरी तस्वीर साफ साफ दिखाई जा चुकी है। तगड़ी दौलत मुझे मिलने वाली है। सोचता हूं कि हिंदुस्तान से बाहर कहीं चला जाऊं। जो भी करो, तुम्हारी मर्जी। खैर, इस बारे में विचार करने को अभी वक्त है। हिंदुस्तान में भी रहा जा सकता है। मुझे अपनी बहन की चिंता है, उसकी फिक्र ना करो। ये काम पहले निपटा कर तुम्हारी बहन और बच्चों को भी उन लोगों से आजाद करा लेंगे जिन्होंने उन्हें कैद में कर रखा है। डिवाइस का काम पहले निपट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कहने के साथ ही त्यागी ने मोबाइल निकाला और विनय बरूटा के नंबर मिला था। क्या उठा? उन लोगों को जगह और वक्त बता दूं? जगजीत ने कुछ नहीं कहा। त्यागी की विनय बरूटा से बात हो गई। देवराज चौहान बोल रहा हूँ। ओ, देवराज चौहान,
विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर ही रहा था। मेरे ख्याल में अब हम लोगों को मिल लेना चाहिए। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। चीन वाले तैयार? इस काम में ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। 5-6 चीनी लोग तो मेरे साथ रहेंगे। नहीं, तुम्हारे साथ सिर्फ एक चीनी व्यक्ति रहेगा। कुल 2 लोग। यही शर्त अमेरिका के लिए है। मैं भीड़ नहीं चाहता। परंतु वो लोग डिवाइस को चेक भी तो करना चाहेंगे। डिवाइस चेक करा दी जाएगी, परंतु नीलामी के वक्त 2 लोग तुम और 2 अमेरिका के होंगे। सिर्फ 5 मिनट तुम लोगों को मिलेंगे अपनी अपनी कीमत बताने के लिए। जिसकी कीमत ज्यादा होगी डिवाइस उसकी हो जाएगी। इसके बाद डिवाइस को चेक करने और टेस्ट करने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा। समझ गया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। यह मीटिंग कब और कहाँ होगी? आज से 5वें दिन शिमला के माल रोड पर। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। तुम्हारी तस्वीर हाल ही में टीवी पर कई बार देखी है। जगमोहन की तस्वीर भी देखी होगी। हाँ, तब हम दोनों में से कोई एक सामने आएगा, तुम पहचान लोगे? हाँ, मैं पहचान लूंगा। कीमत साथ लानी है। किस रूप में तुम कीमत लाओगे? डायमंड ठीक रहेंगे? असली, एकदम असली और बेशकीमती। चीन हर हाल में वो डिवाइस खरीद लेना चाहता है। वैसे शिमला के माल रोड पर तुम मुझे आसानी से पहचान सकोगे। मेरे साथ कोई चीनी व्यक्ति होगा, वो कोई समस्या नहीं है। हमारे पास फोन होंगे, तब हम फोन पर भी एक दूसरे की लोकेशन पूछ सकते हैं। 75% कीमत डायमंड के रूप में होगी और 25% कीमत हिंदुस्तानी नोटों में। इंतजाम हो जाएगा। तो अब से 5वें दिन शिमला के माल रोड पर मुलाकात होगी। त्यागी ने फोन बंद किया और रॉबर्ट का नंबर मिलाने लगा। रॉबर्ट से भी बात हो गई। ओ देवराज चौहान, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। मैं तुमसे बात करने की। आज से 5वें दिन हम लोग शिमला के माल रोड पर मिलेंगे रॉबर्ट। ये तो अच्छी खबर है। वहां चीन वाले भी होंगे। नीलामी में जो ज्यादा रकम बोलेगा वो। देवराज चौहान, रॉबर्ट की बेचैनी भरी आवाज कानों में पड़ी। चीन को बीच में लाने की क्या जरूरत है? अमेरिका ही तुम्हें इतनी बड़ी रकम देने की सोच रहा है कि तुम। नीलामी में रकम बढ़ सकती है, क्योंकि चीन को भी न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की जरूरत है। अमेरिका तुम्हें 1500 करोड़ रुपए देने की सोच रहा है। क्या पता चीन 2000 करोड़ दे दे। रॉबर्ट के गहरी सांस लेने की आवाज आई। नीलामी होना जरूरी है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा रकम चाहता हूँ। ठीक है, रॉबर्ट की ढीली आवाज आई। रकम का 25% नगद और 75% डायमंड में। ऐसा ही होगा। आज से 5वें दिन शिमला के माल रोड पर। हाँ, त्यागी ने कहा और फोन बंद कर दिया। वानखेड़े एसीपी खेमकर और एसीपी कामेश्वर का पूरा दिन व्यस्तता से बीता। एसीपी चंपा नेरकर को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। उसकी गिरफ्तारी अभी गुप्त रखी गई थी। चंपा नेरकर के पास छिपाने को कुछ भी नहीं था। वानखेड़े के साथ हुई बातचीत और तब की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। चंपा नेरकर के ऑफिस में आने से पहले ही रिकॉर्डिंग का सारा इंतजाम कर लिया गया था। पूछताछ में चंपा नेरकर ने ईमानदारी से सब कुछ कबूला। मजिस्ट्रेट के सामने चंपा नेरकर के बयान लेकर उन्हें सील बंद किया गया। उसके बाद एसीपी चंपा नेरकर के साथ पुलिस और इनकम टैक्स वालों ने उसके बंगले पर छापा मारा, जिसमें कि बंगले पर से 3 करोड़ रुपए की नकदी बेडों के बक्सों में भरी पड़ी मिली। यह सारा काम होते होते शाम हो गई। फिर वे तीनों पुलिस कार में बैठकर पिंटो के पास पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर विजय दामोलकर मौजूद था और उसने बताया कि पिंटो के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए जा चुके हैं। तब वे कमरे में जाकर पिंटो से मिले। पिंटो का हाल पहले से बेहतर था। तुमने, वानखेड़े ने पिंटो से कहा, अपने बयान में एसीपी चंपा नेरकर का जिक्र किया है। चंपा नेरकर? पिंटो चौंका। चंपा नेरकर ने बयान दिया है कि उसने किस प्रकार परेरा को देवराज चौहान के हाथों में पहुंचाया। वो कमीना पुलिस वाला पकड़ा गया। पिंटो के होठों से निकला। आज सुबह ही उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बारे में बताना मुझे याद नहीं रहा। सच बात तो यह है कि मैंने सोचा भी नहीं कि वो देवराज चौहान यानी उस त्यागी के लिए तब काम कर रहा था। मैं उसके बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। जिस लड़की का हमने अपहरण किया, उस बेचारी को उसने गोली मार दी थी। वो बहुत बड़ा कमीना था। चंपा नेरकर के बारे में तुम्हारा बयान लिया जाएगा। मैं तैयार हूं। खेमकर विजय दामोलकर को बुलाकर पिंटो के बयान लेने की तैयारी करने लगा। परेरा को किसने मारा, या वो खुद ही मर गया? पिंटो ने पूछा। उसे चंपा नेरकर ने जहर देकर मारा था। क्यों? ताकि वो उसकी पोल ना खोल दे हमारे सामने कि उसने तुम दोनों द्वारा अपहरण की गई लड़की की हत्या की और परेरा को उसने ही देवराज चौहान तक पहुंचाया। दूसरी बात मैं नहीं जानता था
शायद परेरा समझ गया होगा, परंतु अब तो मैं भी समझ गया, ये सारी मुसीबत उसी पुलिस वाले की लाई हुई है, वरना जिंदगी तो आराम से बीत रही थी। पिंटो ने तेज स्वर में कहा, तुम्हारे जुर्म भी कम नहीं है, जानता हूं इस बार लंबा ही अंदर जाऊंगा। पिंटो ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, इससे मुझे सजा में रियायत मिल जाएगी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वे दोनों पकड़े गए जो देवराज चौहान और जगमोहन बनकर सब कुछ कर रहे थे। पकड़े जाएंगे, बचने वाले तो नहीं। तभी खेमकर ने विजय दामोलकर से कहा, मजिस्ट्रेट के सामने पिंटो के बयान ले लेना, ये एसीपी चंपानेरकर की पोल खोलेगा कि इसके सामने उसने क्या किया। यस सर, विजय दामोलकर कह उठा। जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं। पर मुझे कब तक आप लोग यहाँ रखेंगे? मैं ठीक हूं, मुझे जल्दी से सरकारी गवाह बना लो। कल तुम्हें कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और तब हम तुमसे बात करके इस बात पर विचार करेंगे कि तुम्हें सरकारी गवाह बनाना फायदेमंद होगा या नहीं। क्यों नहीं रहेगा फायदेमंद? मैं उस पुलिस वाले चंपानेरकर के बारे में जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती देवराज चौहान और जगमोहन ने नहीं, बल्कि इनके चेहरों के मास्क लगाकर वीरेंद्र त्यागी और जगजीत ने की थी। बैंक भी इन्होंने ही लूटा था, ज्वेलर शॉप भी। इस दौरान ये कहां रहे, क्या क्या करते रहे, मुझे सब कुछ पता है। मेरी गवाही पुलिस का काम आसान कर देगी। एसीपी खेमकर, एसीपी कामेश्वर और वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर में कामेश्वर के ऑफिस में बैठे थे। हेडक्वार्टर में सबको पता चल गया था कि चंपानेरकर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में दबे स्वर में बातें जारी थी। तीनों के सामने कॉफी के प्याले और स्नैक्स मौजूद थे। जो भी हुआ, मैं उससे खुश नहीं हूं, खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। हमारी मंजिल एसीपी चंपानेरकर को रंगे हाथों पकड़ना नहीं थी, हमें त्यागी चाहिए, वो डिवाइस चाहिए जो। चंपानेरकर ने अगर डिपार्टमेंट से गद्दारी करके त्यागी को खबर ना दी होती तो हमने उस दिन त्यागी को पकड़ लेना था, जब वो अपना मोबाइल टेबल पर छोड़कर भाग निकला था। तब डिवाइस भी हमें मिल जानी थी, कामेश्वर ने कहा। वो हमारा सबसे बुरा दिन था, वानखेड़े बोला। हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो चुके हैं कि ये संगीन डकैती देवराज चौहान ने नहीं की, बल्कि देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे का मास्क पहनकर त्यागी और जगजीत ने की है। इस मामले में जीता जागता गवाह पिंटो हमारे पास है। उसने त्यागी और जगजीत को अपने चेहरों पर से मास्क उतारते भी देखा है। कल पिंटो को अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड भी ले लिया जाएगा। यह मामला तो आगे चलता ही रहेगा, परंतु असली मुद्दा त्यागी, जगजीत और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को हासिल करना है। जब तक वो हमें नहीं मिलेगी तब तक हम असफल रहेंगे। हमारे मुखबिर काम पर लगे हैं, कामेश्वर ने कहा, परंतु वो काम की कोई खबर नहीं दे रहे। खेमकर ने कहा, वो अगर खबर देते भी तो वो खबर हमारे लिए बेकार साबित होती। हमने उन्हें देवराज चौहान और जगमोहन के लिए दौड़ा रखा था। देवराज चौहान और जगमोहन पकड़े भी जाते तो मामला वहीं का वहीं रहता, क्योंकि ये काम तो त्यागी और जगजीत ने। हाँ, खेमकर क्या उठा, आज त्यागी और जगजीत के बारे में देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जगजीत की तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, परंतु त्यागी की तस्वीर पुलिस और पब्लिक के सामने पेश कर दी है। खबरी टीवी चैनल पर हर 15 मिनट बाद वीरेंद्र त्यागी की तस्वीरें दिखाई जा रही है। मुझे यकीन है कि इनके बारे में जल्दी ही कोई बड़ी खबर। तब तक त्यागी ने डिवाइस का सौदा किसी देश से कर लिया तो, वानखेड़े बोला। डिवाइस अगर किसी दूसरे देश के हाथ लग गई तो उसे वापस पाना असंभव हो जाएगा। तो क्या करें वानखेड़े, कामेश्वर ने पूछा। हमें तेजी दिखानी होगी। मुंबई पुलिस सड़कों पर नाके लगा के काम कर रही है। मुखबिर हमारे दौड़े फिर रहे हैं। पुलिस का ज्यादातर काम मुखबिरों के भरोसे ही होता है। वीरेंद्र त्यागी के बारे में हमें जल्दी ही कोई बड़ी खबर मिलेगी, मतलब कि अभी हमारे पास करने को कुछ नहीं। सही कहा, हमें सिर्फ रूटीन की भागदौड़ करनी है फिलहाल तो, खेमकर ने कहा। या फिर मुखबिर की कोई खबर आई तो? त्यागी या जगजीत का कोई घर बार परिवार नहीं है क्या, वानखेड़े ने पूछा। कामेश्वर सिर हिलाकर क्या उठा। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है, कामेश्वर ने कहा। हमारे पास हर जानकारी अधूरी है। त्यागी की हमारे पास कभी भी खबर आ सकती है, खेमकर बोला। यूं समझो कि आज से हमारा काम शुरू हुआ। देवराज चौहान शाम 4 बजे बंगले पर पहुंचा। जगमोहन वहां नहीं था। देवराज चौहान ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और बेडरूम में जाकर सो गया। शाम 6 बजे जगमोहन लौटा तो देवराज चौहान की आंख खुली। कुछ पता चला त्यागी का, जगमोहन ने पूछा। नहीं, मुझे भी नहीं पता चला। वो कहीं छिपे पड़े हैं या मुंबई से बाहर निकल गए हैं। 2 बार वो मुंबई पुलिस के हाथ आते आते बचे हैं।
ऐसे में मुंबई से निकल जाने की संभावना ज्यादा है, देवराज चौहान ने कहा। जगजीत की बहन होने का पता चला, लेकिन वो कहाँ रहती है ये नहीं पता। त्यागी के पास भरपूर वक्त है कि वो डिवाइस का सौदा कर सके। हाँ, ये और भी खतरनाक बात है, देवराज चौहान ने कहा। हम तभी देवराज चौहान का फोन बजा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ विनय बरूटा था। क्या हाल है मेरे बच्चे का? बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। बढ़िया हूँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। पुलिस से बचते फिर रहे होंगे? हाँ, इन दिनों कुछ ऐसा ही है। पिछली बार तुम्हारी वजह से 100 करोड़ रुपए मुझे मिले, मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला तब। ये सब जानने के लिए आप पढ़े अनिल मोहन जी का उपन्यास रॉबरी किंग। मैं इतना जानता हूं कि वो काम हम दोनों ने मिलकर किया था। जो भी कहो, परंतु सच तो मैं जानता हूं कि सारा काम तुमने ही किया था। पता चला कुछ त्यागी का? नहीं, मुझे पता चल गया है। त्यागी से मेरी बातचीत भी होती रहती है। विनय बरोटा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान तुरंत सीधा होकर बैठ गया। त्यागी से तुम्हारी बातचीत होती है? सामने खड़े जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, वो देवराज चौहान बनकर मेरे से बात करता है। जगजीत को जगमोहन बना रखा है उसने। साले मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। लेकिन लेकिन तुम किस दम पर उनसे बात करते? मैं चीन की तरफ से उनके साथ डिवाइस का सौदा कर रहा। चीन की तरफ से? सुनने समझने की बात है, चीन कहीं भी नहीं है। मैंने उस तक पहुंचने के लिए चीन का नाम आगे कर दिया, क्योंकि वो डिवाइस का सौदा अमेरिका या पाकिस्तान से करने जा रहा था। तो चीन की तरफ से पार्टी बनकर मैं उसके सामने आ गया और उसे पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लिया। वो है कहाँ इस वक्त? देवराज चौहान के दांत बिछ गए। ये तो खुद मैं भी नहीं जानता। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, कहकर बरूटा ने सारी बात बताई। देवराज चौहान सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक आ ठहरी। तो आज से 5वें दिन शिमला के माल रोड पर तुमने त्यागी और जगजीत से मिलना है। हाँ, ये सारा काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ देवराज चौहान, क्योंकि मैं तुम्हें काम का फंसते हुए नहीं देख सकता। पिछली बार तुमने जिस शराफत से मुझे 100 करोड़ दिया था वो मैं भूल नहीं सकता। यही वजह है कि मैंने इस मामले में दखल दिया है। शुक्रिया शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपना फर्ज समझकर यह काम किया। अब तुम शिमला पहुंचने की तैयारी कर लो। चौथे दिन तक तुम्हें शिमला पहुंच जाना है। वहां हम मिलेंगे और अगला प्रोग्राम बनाएंगे। त्यागी को मैं तुम्हारे हवाले करूंगा कि उससे तुम अपना हिसाब चुकता कर सको। विनय बरूटा ने उधर से कहा। परंतु मैं उसका बाल भी बाका नहीं करूंगा। क्या मतलब? मैंने कानून की नजरों में यह स्पष्ट करना है कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती मैंने नहीं की। इसके लिए जरूरी है त्यागी और जगजीत कानून के हाथों में पहुंचे और सच बोले। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तो ये काम करोगे कैसे? मैं कोई इंतजाम करूंगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इंतजाम में मैं ही फंस जाऊं कहीं। ऐसा नहीं होगा। जो होगा उसमें हम सब सुरक्षित होंगे। ठीक है, चौथे दिन शिमला में फोन पर बात करेंगे, फिर हम मिलकर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जगमोहन को सारी बात बताई। तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? वानखेड़े से बात करूंगा। वानखेड़े क्या तुम्हारे हिसाब से काम करेगा? जगमोहन ने कहा। अरे उसे त्यागी चाहिए, डिवाइस वापस चाहिए तो वो मेरी बात जरूर मानेगा। देवराज चौहान ने उसी पल वानखेड़े का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, पिंटो के पकड़ में आने का कुछ फायदा हुआ पुलिस को? देवराज चौहान ने पूछा। इतना ही कि उसके बयान से पता चल जाएगा कानून को कि संगीन डकैती देवराज चौहान ने नहीं, त्यागी और जगजीत ने की है। इससे पुलिस को आगे बढ़ने की सही दिशा मिल जाएगी। उधर से वानखेड़े ने कहा। यह ध्यान रखना कि परेरा की तरह कहीं पिंटो भी पुलिस कस्टडी में ना मारा जाए। ऐसा नहीं होगा। परेरा को किसने मारा कुछ पता? एसीपी जब्बा नेरकर ने। यह पुलिस का मामला है, हम देख लेंगे। तुम त्यागी, जगजीत और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में बात करो। तुम इस मामले में तभी पाक साफ हो सकते हो जब त्यागी और जगजीत हाथ में आ जाए। तुम्हें यकीन है कि उनके हाथ में आने पर तुम उनका मुंह खुलवा लोगे? पुलिस के सामने पत्थर भी बोल पड़ते हैं। वानखेड़े के कानों में पड़ने वाले स्वर में सख्ती आ गई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीरेंद्र, त्यागी और जगजीत हाथ में आ जाए। आज सुबह से ही इन दोनों के बारे में देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीवी पर हर 15 मिनट के बाद त्यागी की तस्वीर दिखाई जा रही है। वो बचने वाला नहीं। कभी भी त्यागी की खबर हमारे पास आ सकती है कि वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि तुम भी त्यागी को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। मुझे इस वक्त न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की चिंता है कि कहीं त्यागी उसे दूसरे देश के हाथों में ना बेच दे और हम कुछ ना कर सके। मेरे पास त्यागी की खबर है, देवराज चौहान ने कहा। क्या? आज से 5वें दिन पर वो कहीं पर अमेरिका और चीन के बीच डिवाइस की नीलामी करके उसे बेचने जा रहा है। जगह और वक्त का मुझे पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो?
ये तो बहुत बढ़िया बात है। वानखेड़े का तेज स्वर कानों में पड़ा। पुलिस उसे, जल्दबाजी मत करो, पहले मेरी बात सुन लो। देवराज चौहान गंभीर था। बोलो। विनय बरूटा का नाम तो तुमने सुन रखा होगा। विनय बरूटा, वो जो डकैतियां करता, उसी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ महीने पहले उसने मेरे साथ कोई काम किया था और उसे लगता है कि काम के दौरान मैंने उस पर कोई एहसान किया है। यही वजह है कि वो इस मामले में मुझे बचाने के लिए आ गया। तो त्यागी के बारे में उसी ने खबर दी है मुझे। समझा। तुम विनय बरूटा को कब से जानते हो? कुछ महीने पहले पहली बार मिला था, एक काम उसके साथ किया। फिर बुलेट ट्रेन वाला काम तो नहीं जिसमें नौशाद? वही काम। तब टीवी के रिपोर्टरों ने बुलेट ट्रेन के बीच होने वाले हादसे की फिल्म ले ली थी और बाद में वो सब टीवी पर दिखाया गया था। तुमने, जगमोहन ने, विनय बरूटा ने, नजरीना और ये वक्त बीती बातें करने का नहीं है वानखेड़े। वानखेड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर बोला, कहो तुम क्या कह रहे थे? यह मामला अब विनय बरूटा का हो गया है क्योंकि वह चीन की तरफ से पार्टी बनकर त्यागी से मिलने जा रहा है, जबकि चीन का इस मामले से कोई वास्ता नहीं है। समझ गया। दूसरी पार्टी अमेरिका है। जहां पर मीटिंग होनी है वहां मैं, जगमोहन और विनय बरूटा होंगे। इस बार हम ही सारा मामला संभालेंगे। पुलिस इस मामले में तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम इशारा ना करें। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस वापस चाहिए सरकार को। मैं जानता हूं और पूरी कोशिश होगी कि उसे हम वापस पाकर तुम्हारे हवाले कर सकें, परंतु मुद्दा यह है कि अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सब कहां होने जा रहा है तो तुम मुझे, जगमोहन और विनय बरूटा को गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर करोगे और इससे मामला बिगड़ सकता है। देवराज चौहान ने कहा। तुम जानते हो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को वापस पाना कितना जरूरी? जानता हूं। देवराज चौहान गंभीर था। ऐसी स्थिति में हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं, पहले डिवाइस की जरूरत है। हम तुम लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, वहां से निकल जाने का रास्ता देंगे। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। पक्का? हाँ पक्का भाई। काम के बाद तुम्हारा मन बदल गया और तुमने हमें गिरफ्तार करने की? ऐसा नहीं होगा। ये तो तुम कह रहे हो। तुम्हारे साथ तब और भी अफसर होंगे जैसे कि खेमकर या कामेश्वर। वे मेरी बात मानेंगे। बेहतर है कि जिन्हें तुम इस काम में साथ रखोगे पहले उनसे बात कर लो। मेरी बात का विश्वास करो देवराज। यह मामला ऐसा है कि मैं इस बारे में हर तरह की तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। विनय बरूटा मेरी खातिर इस मामले में आया, उसी की मेहनत रंग ला रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो कानून के पंजे में जा फंसे। मुझ पर वहां इस बारे में जिम्मेदारी होगी कि बरूटा को कुछ ना हो। नहीं होगा। तुम इस मौके पर किसे अपने साथ रखोगे वानखेड़े? एसीपी खेमकर और कामेश्वर को, क्योंकि वो शुरू से ही इस मामले में है, तो पहले उनसे बात कर लो। मुझे पूरा विश्वास है कि वही होगा जैसा मैं चाहूंगा, परंतु तुम कहते हो तो मैं बात किए लेता हूं उनसे। लेकिन अभी तक तुमने वो जगह नहीं बताई जहां। पहले उनसे बात करो फिर मुझे फोन करो, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। पास खड़ा जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा, मेरे ख्याल में अभी वानखेड़े को कुछ मत बताओ, उसे सिर्फ शिमला पहुंचने को कह दो। क्यों? ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा कि पुलिस हमें तब गिरफ्तार न करे। वो हमें जरूर गिरफ्तार। पुलिस को डिवाइस वापस चाहिए, इसके लिए वो किसी को भी आजाद कर सकती है, जबकि हम तो पहले से ही पुलिस की पकड़ से दूर है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, पुलिस हमारी परवाह भी नहीं करेगी कि हम उनके सामने से जा रहे हैं, वो हमें गिरफ्तार नहीं। हम क्यों ना पहले डिवाइस को हासिल कर लें, त्यागी को पकड़ लें, तब सब कुछ पुलिस के हवाले। मैं डिवाइस को छूना भी पसंद नहीं करूंगा, वो बहुत खतरनाक है और मैं चाहूंगा कि उसे कानून के हाथों में पहुंचाकर अपने सिर पर लगा संगीन डकैती का दाग उतार दूं। त्यागी और जगजीत को भी पुलिस के पास पहुंचा दूं। त्यागी ने मेरे खिलाफ बहुत खतरनाक व्यू फैलाया है। मैं इसमें से बाहर निकल सका तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। वानखेड़े ने एसीपी कामेश्वर और खेमकर पर नजर मारी। तीनों के बीच गंभीरता ठहरी हुई थी। वानखेड़े सारी बात बता चुका था उन्हें। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस वापस पाने की कीमत पर हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे और जाने देंगे। कामेश्वर बोला, इस बात की पक्की गारंटी नहीं कि वो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हासिल कर ले। वानखेड़े ने कहा, क्या मतलब? कामेश्वर की निगाह वानखेड़े पर जा ठहरी। विनय बरूटा, देवराज चौहान और जगमोहन इस बात की पूरी चेष्टा करेंगे कि वो किसी तरह त्यागी से न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हथिया ले। वानखेड़े बोला, परंतु उनसे चूक भी तो हो सकती है। इसका मतलब डिवाइस को वापस पाने की बात पक्की नहीं है? 90% तो पक्की है, 10% हमें इस बात को लेकर चलना होगा कि वो असफल भी हो सकते हैं। उनके सफल या असफल होने की स्थिति में हमें उन तीनों को गिरफ्तार नहीं करना है और जाने देना है उन्हें। चंद पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। मेरे ख्याल में हमें देवराज चौहान की बात को मंजूर कर लेना चाहिए, एसीपी खेमकर ने कहा। वैसे भी हम इस बारे में कुछ नहीं जानते कि त्यागी जगजीत कहां पर है और कब वो डिवाइस का सौदा किससे करने जा रहे हैं।
हम खाली हाथ हैं। बैठे बैठे अगर हमें कुछ मिलने जा रहा है तो देवराज चौहान की बात लेने में हर्ज ही क्या है। देवराज चौहान हमें इस बात की खबर भी इसलिए दे रहा है कि त्यागी उसके चेहरे और उसके नाम की आड़ में ये सब कर रहा है। पुलिस के सामने ये सब करके वो अपने आप को संगीन डकैती में निर्दोष साबित करना चाहता है। हो सकता है वो लोग जगजीत त्यागी को भी पकड़कर हमारे हवाले कर दे या फिर डिवाइस ना भी मिले, परंतु हमें इस मामले में देवराज चौहान का साथ देना चाहिए। इसी में देश की भलाई है। कामेश्वर के चेहरे पर सोच के भाव थे। वानखेड़े गंभीर था। बोलो कामेश्वर, खेमकर बोला। ठीक है, कामेश्वर ने सिर हिलाया। देवराज चौहान की बात मानने में ही बेहतरी है। तो हम देवराज चौहान, जगमोहन और विनय बरूटा को गिरफ्तार नहीं करेंगे, वानखेड़े ने कहा। हाँ, ऐसा ही करेंगे, कामेश्वर ने वानखेड़े को देखा। हमें सिर्फ हालात पर नजर रखनी है। काम इन तीनों का होगा, प्लानिंग इन्हीं की होगी। यही देवराज चौहान चाहता है। खेमकर और कामेश्वर ने सिर हिला दिया। तो तुम दोनों में से कोई देवराज चौहान को विश्वास दिलाए कि तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान से हम बात करें, खेमकर बोला। नंबर मैं मिला देता हूं। वानखेड़े ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। देवराज चौहान ने अभी तक ये नहीं बताया कि यह सब कुछ कहाँ होने जा रहा है, कामेश्वर ने कहा। जब तुम उससे बात करके उसकी तसल्ली करा दोगे तो वो बता देगा। वानखेड़े ने देवराज चौहान का मोबाइल नंबर बताते हुए कामेश्वर की ओर फोन बढ़ाया। तुम बात करो देवराज चौहान से। कामेश्वर ने गंभीर अंदाज में मोबाइल लिया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फिर देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ वानखेड़े, मैं एसीपी कामेश्वर बोल रहा हूं, कामेश्वर ने कहा। वानखेड़े और खेमकर मेरे सामने है। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। यह पहली बार है कि मैं किसी अपराधी से वक्ती तौर पर दोस्ती करने जा रहा हूं, कामेश्वर ने कहा। देश की भलाई के लिए यह करना इस वक्त मुनासिब है एसीपी साहब। हिंदुस्तान को न्यूक्लियर खोजी डिवाइस वापस चाहिए, पुलिस को अपराधी चाहिए और मुझे संगीन डकैती के आरोप से मुक्ति चाहिए। इस तरह सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हमें तुम्हारी बात मंजूर है। क्या मंजूर किया है वो अपने मुंह से कहिए। तुम्हें, जगमोहन और विनय बरूटा को सामने आने पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और क्या, प्लानिंग हमारी होगी, परंतु आप लोगों की नजर में सब कुछ होगा। आप लोग दखल तब देंगे जब हम कहेंगे। ठीक है, तुम डिवाइस त्यागी से लेकर हमारे हवाले कर दोगे। ऐसा ही करूंगा अगर डिवाइस हाथ में आ गई तो। क्या तुम्हें शक है कि डिवाइस हाथ में नहीं आएगी? कोई शक नहीं, परंतु बुरी स्थिति आ जाने पर ऐसा हो सकता है। कामेश्वर ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम बताओ कि यह सब कहाँ होने जा रहा है। इस बारे में मैं वानखेड़े से बात करूं तो आपको ऐतराज तो नहीं होगा, देवराज चौहान ने उधर से कहा। बेशक, तुम वानखेड़े से बात कर लो, कहते हुए कामेश्वर ने फोन वानखेड़े को दे दिया। कहो, वानखेड़े ने फोन पर कहा। आज से 5वें दिन शिमला के माल रोड पर, वक्त सुबह के 11 बजे। चौथे दिन शिमला में देवराज चौहान और जगमोहन माल रोड के पास ही बने गुलमर्ग होटल में ठहरे थे। होटल के मालिक जैन साहब थे। जगमोहन ने होटल पहुंचते ही जैन साहब से दोस्ती गांठी और दूसरी मंजिल पर ऐसा कमरा ले लिया जहां से दूर दूर तक पहाड़ों का पूरा नजारा दिखता था। कमरा भी शानदार था। दीवारों और कमरे की छत पर शीशे लगा रखे थे। कमरा हर वक्त चमकता नजर आ रहा था। जगमोहन नहा धोकर बाहर जाने लगा तो देवराज चौहान बोला, यूं शिमला में तुम्हारा खुलेआम घूमना ठीक नहीं। त्यागी, जगजीत ने तुम्हें देख लिया तो वे सतर्क हो जाएंगे और उस स्थिति में डिवाइस का सौदा न करके शिमला से चले जाएंगे। जगमोहन ठिठका। बात सही थी देवराज चौहान की। मतलब कि कमरे में ही बंद रहे, यही ठीक होगा। कल सुबह माल रोड पर डिवाइस का सौदा। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। पहुंच गए शिमला? विनय बरोटा की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, कहाँ ठहरे हो? होटल गुलमर्ग, कमरा नंबर 214, देवराज चौहान ने कहा। मैं आता हूं। देवराज चौहान ने फोन बंद करते हुए जगमोहन से कहा, बरूटा यहां आ रहा है। साला 100 करोड़ हजम कर गया था बुलेट ट्रेन में। जगमोहन क्या उठा। तुम कभी किसी बात को भूल भी जाया करो, देवराज चौहान बोला। नोटों वाली बात मैं नहीं भूलता। आधे घंटे बाद विनय बरूटा उनके पास था। जगमोहन ने तीक्ष्ण निगाहों से उसे घूरा। तुम कहाँ रुके हो? देवराज चौहान ने पूछा। रॉयल होटल में, पास ही में है।
बरूटा एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला और जगमोहन को देखा। जगमोहन उसे ही घूर रहा था। तुम्हें क्या हो गया? बरूटा मुस्कुराया। तेरे को देखकर मुझे 100 करोड़ की याद आ जाती है जो तू मुफ्त में ले उड़ा था। इतना भी मुफ्त में नहीं ले गया कि तेरे को मुंह फुलाना पड़े। तू मुफ्त में ले गया था। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। मैंने मेहनत की थी, जान हथेली पर रखकर बुलेट ट्रेन में, लेकिन काम तो सारा देवराज चौहान ने किया था। तूने तो, मुझे मौका ही कहाँ मिला था कुछ करने का। तेरे साथ में पेंट्री कार में फंस गया था। फिर भी बाद में जितना मौका मिला उतना तो किया ही था। 100 करोड़ पर मेरा पूरा हक था। यह बात पहले ही तय हो गई थी कि रकम आधी आधी। तेरे से ज्यादा काम तो नजरीना ने किया था। जगमोहन ने रोहन ने किया। चुप रह। जितना मौका मिला मैंने काम किया था, बाकी मेरे बच्चे ने कर दिया तो क्या हो गया? बच्चा? जगमोहन के होठ भींचे। मेरा बच्चा ही तो है देवराज चौहान। देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर तो मैं हूं। तूने फिर गलत बात कही। गलत क्या, ठीक ही तो कहा है। देवराज चौहान साल में 2-4 डकैतियां करता है, मैं 8-9 करता हूं, तो बड़ा कौन हुआ? तेरा नाम कहीं भी सुनने में नहीं आता। देवराज चौहान का नाम गूंजता है। जगमोहन का स्वर तीखा था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई थी। देवराज चौहान हर डकैती के बाद ढोल पीटता है कि मैंने डकैती कर ली, तो पुलिस पीछे पड़ जाती है, जबकि मैं खामोशी से काम करके निकल जाता हूं, शोर भी नहीं करता। विनय बरूटा कह उठा। मैं बड़ा डकैती मास्टर हूं और देवराज चौहान मेरा बच्चा है। बरूटा कुर्सी से उठा और जगमोहन के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला। तू मेरे साथ डकैतियां करना शुरू कर दे। देवराज चौहान में क्या रखा है? तुम और मैं 20 दिन में एक डकैती किया करेंगे और माल आधा आधा। मेरे साथ रहकर तू बहुत दौलत कमाएगा। जगमोहन के चेहरे पर तुरंत कड़वे भाव उभरे। मेरी बात पर शांति से सोचना। बरूटा की आवाज धीमी ही थी। मेरी बात पर शांति से विचार करना। बरूटा की आवाज धीमी ही थी। मैं कुछ कहूं? जगमोहन भी धीमे स्वर में बोला। बोल। एक दिन मैं तेरी दौलत पर हाथ जरूर मारूंगा। कहाँ रख छोड़ी है तूने अपनी दौलत? तेरे से तो बात करना ही मुसीबत मोल लेना है। बरूटा वहां से हटा और वापस देवराज चौहान के पास कुर्सी पर जा बैठा। जरा ये तो सोच कि मैं इस मामले में क्यों आया। उसी 100 करोड़ की वजह से। जिस शराफत से देवराज चौहान ने मुझे 100 करोड़ ले जाने दिए वह मैं भूला नहीं हूं। अब मुझे पता चला कि वीरेंद्र त्यागी नाम का खतरनाक आदमी शरारत कर रहा है, तो देवराज चौहान बनकर संगीन डकैती करके देवराज चौहान को फंसाने पर लगा है। तो देवराज चौहान को बचाने की खातिर मैं इस मामले में बड़ी मेहरबानी। जगमोहन ने व्यंग से कहा। मेहरबानी उन 100 करोड़ को दे जो मैं ले गया था। उन्हीं की वजह से मैं इस मामले में आया। कितनी बार कहेगा एक ही बात? तीखे स्वर में जगमोहन ने कहा। जब तू मान जाएगा तो मैं कहना छोड़ दूंगा। बरूटा मुस्कुराया। बहुत घिसा हुआ है तू। मुझे तो तेरी घिसावट ज्यादा लगती है। बरूटा बराबर मुस्कुरा रहा था। कम से कम 100 करोड़ में मुझे कुछ तो दे देता। जगमोहन ने कहा। क्यों, तेरे को देवराज चौहान ने नहीं दिया क्या जो तू मुझसे? मैं ये 100 करोड़ भूलने वाला नहीं। बरूटा ने देवराज चौहान को देखकर कहा। यह हमेशा ही ऐसा रहता है या इस वक्त ऐसा लग रहा है? कभी मौका लगा तो जवाब दूंगा मैं तुझे इस बात का। जगमोहन कुड़कर बोला। पता नहीं तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। जगमोहन पर नजर मारकर बरूटा ने देवराज चौहान से कहा। हमें त्यागी और डिवाइस के बारे में बातें करनी चाहिए। मैं 2 दिन से शिमला में हूं और त्यागी जगजीत की खबर पाने की चेष्टा में लगा हूं, परंतु उनकी खबर मुझे नहीं मिली। अगर वो किसी होटल में रुके हैं तो मैं उनका पता नहीं लगा पाया। कल काम कैसे करना है, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। देवराज चौहान ने कहा। मेरी जब भी त्यागी से बात होती है तो वो देवराज चौहान बनकर मुझसे बात करता है और जरूरत पड़ने पर जगजीत को जगमोहन के रूप में पेश करता है फोन पर। मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका वालों से भी वो देवराज चौहान बनकर ही बात कर रहा होगा और कल जगजीत के साथ देवराज चौहान और जगमोहन बनकर ही सामने आएंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता न छूटी। कल साले बचेंगे नहीं। जगमोहन गुर्रा उठा। तैश में आकर हमें कुछ नहीं करना है। बरूटा गंभीर स्वर में बोला। शांत और ठंडे दिमाग से काम लेना है। फायदा तभी है जब हम उनसे डिवाइस हासिल कर सके और उन्हें पकड़ सकें। मैं अपनी सारी प्लानिंग बताऊंगा देवराज चौहान, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या प्लान किया है। अब हमें कल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वीरेंद्र त्यागी और जगजीत कल ही शिमला पहुंचे थे और टूरिस्ट के तौर पर एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया था।
दोनों के पास सिर्फ एक सूटकेस था जिसमें उनके 2 जोड़ी कपड़े और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस रखी हुई थी। दोनों ने चेहरों पर देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे वाले मास्क लगा रखे थे और उस पर मूछें और नजर का चश्मा, प्लेन शीशों का चश्मा, दोनों ने लगा रखा था कि टीवी पर देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों को कोई पहचान न ले। रात उनकी आराम से बीती। अगले दिन नाश्ते के बाद दोनों कमरे में ही बैठे थे। चेहरों पर से अभी अभी मास्क हटाए थे। जगजीत के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। आखिरकार त्यागी ही बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं यह काम जल्दी खत्म करके वापस सूरत पहुंच जाना चाहता हूँ, अपनी बहन और बच्चों के लिए। हाँ, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। इतने दिन हो गए, अपहरण करने वालों ने मुझे फोन नहीं किया। अब तो विभा के फोन पर फोन करता हूँ तो वह भी नहीं मिलता। उन्हें ढूंढना है मैंने। फिक्र मत कर, मैं इस काम में तेरा पूरा साथ दूंगा, त्यागी ने कहा। तब तक विभा और उसके बच्चों को कुछ हो गया तो उसे कुत्ते की मौत मारेंगे जिसने उनकी जान ली। त्यागी की आवाज में दरिंदगी आ गई। इससे मुझे क्या फायदा? मेरी बहन बच्चे तो गए ना जान से। जगजीत जैसे तड़प उठा। हमारे पास बीते 3-4 दिन थे, उस वक्त में हम उन्हें ढूंढ सकते थे, परंतु डिवाइस को बेचने का काम भी जरूरी है। इसे हम ज्यादा लटका नहीं सकते। कल इससे फुर्सत मिल जाएगी तो फिर सूरत जाकर तेरी बहन को तलाश कर लेंगे। जगजीत ने कुछ नहीं कहा, फिर चुप रहकर बोला, हमें पता करना चाहिए कि विनय बरूटा और रॉबर्ट शिमला पहुंचे कि नहीं। हमें खामोशी से बैठना चाहिए, इस बारे में ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं। कल सुबह का वक्त है मीटिंग का, तब तक दोनों का ही फोन आ जाएगा, वीरेंद्र त्यागी ने कहा। जगजीत कंधे उचका कर रह गया। तुम्हारे भविष्य का क्या प्रोग्राम है? त्यागी ने जगजीत से पूछा। कितना दोगे मुझे? जगजीत के होठों पर मुस्कान उभरी। जो कैश मिलेगा वो तुम ले लेना, मतलब कि कुल रकम का 25%। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। जगजीत के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर आ गई। मैं डायमंड लेकर चला जाऊंगा। हम दोनों के पास एक दूसरे के फोन नंबर रहेंगे और हम बातचीत कर लिया करेंगे, जरूरत पड़ने पर मिल भी लेंगे। पर तुमने क्या सोचा कि कहाँ जाओगे? मुझे तो ये शिमला अच्छा लगा, मुंबई से दूर है। विवाह और बच्चों के साथ शिमला में कोई बंगला लेकर आराम से जिंदगी बिता लूंगा। अपनी शादी के बारे में भी सोचूंगा। त्यागी मुस्कुराया। मुस्कुराई क्यों? तुम्हारी शादी की बात सुनकर। मेरी जिंदगी में शादी का महत्व नहीं है। मुझे दौलत से प्यार है। शादी को मैं बेकार की चीज मानता हूँ। मेरा मानना है कि दौलत के साथ औरत भी हो तो हालात खतरनाक हो जाते हैं। ये तुम्हारा सोचना है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। कई बार औरतों की वजह से मुझे दौलत खोनी पड़ी। जो भाग्य में नहीं हो वो कैसे मिल सकता है? मैं भाग्य पर भरोसा नहीं करता, अपनी मेहनत पर विश्वास है मुझे। अब अब ही देख लो, हमने मेहनत की, दिमाग लगाया और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस जैसी बेशकीमती आइटम हमने हासिल कर ली, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए हमें मिलने जा रही है। यह भाग्य नहीं, मेहनत का नतीजा है। इस मामले में मेरी राय तुमसे अलग है। जगजीत मुस्कुराए। मेहनत के साथ भाग्य भी होता है, वरना मेहनत तो हर कोई करता है। कोई अमीर बन जाता है तो कोई गरीब रह जाता है। तुम अपने विचारों के साथ जिंदा रहो और मुझे अपने विचारों के साथ जीने दो। त्यागी भी मुस्कुरा पड़ा। जगजीत बात खत्म करने वाले अंदाज में उठा। मैं बाहर का चक्कर लगाकर। बाहर मत जाना, यहीं रहो, हमें सतर्कता बरतनी है। अपने रूप में या देवराज चौहान जगमोहन के रूप में बाहर जाना ठीक नहीं। मेरा और देवराज चौहान का चेहरा टीवी में, परंतु मेरी कोई तस्वीर नहीं है पुलिस के पास। तुम्हें देवराज चौहान और जगमोहन पहचानते हैं, वीरेंद्र त्यागी ने कहा। तो वे शिमला तो नहीं आने वाले ना? ठीक है, तुम अपने चेहरे के साथ बाहर जा सकते हो। होटल वालों से सतर्क रहना, कहीं वो पुलिस को खबर ना कर दे कि हाँ हम वेश बदल कर रह रहे हैं। त्यागी ने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। विनय बरूटा दोपहर बाद अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो हुशांग ली को गहरी नींद में पाया। बेल बजाने पर उसने उठकर दरवाजा खोला तो बरूटा बोला, तुम नींद बहुत लेते हो, कभी कभी तो फुर्सत मिलती है। हुशांग ली नींद भरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मेहरबानी करके तुम मेरी पत्नी को फोन करके बता दो कि मैं कहाँ हूँ, किसी औरत के साथ नहीं। तुम्हारी पत्नी यह बात जानती है। आते समय 5 दिन के हिसाब से 2.5 लाख रुपया उसे दे दिया था, बरूटा ने कहा। पर औरतों को चैन कहाँ? 1.5 घंटा पहले फोन आया था और मुझे कह रही थी कि मैं लंबी औरत के साथ हूं या नाटी। विनय बरूटा मुस्कुरा पड़ा। उसे बता दो कि मेरे पास किसी भी साइज की औरत नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं की, परंतु उसका शक कभी खत्म नहीं होता। कॉलेज से आता हूँ तो रोज पूछती है कि आज किसी लड़की की एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं ली। अब तो मैंने उसे समझाना भी छोड़ दिया है कि शक न करे। यह उम्र मेरी इज्जत से बिताने की है। विनय बरूटा कमरे का दरवाजा बंद करता बोला, अपनी पत्नी का फोन नंबर मिलाकर मुझे दो।
हुशांगली ने मोबाइल से नंबर मिलाया और फोन उसे देता बोला, अगर वो तुम्हें कुछ कह दे तो बुरा मत मानना। विनय बरूटा ने फोन कान से लगाया, फौरन ही बात हो गई। ये होटल के कमरे में क्या कर रहे हैं? उधर से हुशांगली की पत्नी ने पूछा। मेरे साथ है, यह बहुत शरीफ आदमी है, किसी लड़की के बारे में सोचता तक नहीं है। विनय बरूटा ने कहा, मैं जानती हूँ कि यह कितना शरीफ है। इसने मुझे फंसाने में बहुत मेहनत की थी, एक थप्पड़ भी खाया था, परंतु मुझे फंसाकर ही माना। ये मैं भी बेवकूफ थी जो चीनी से शादी कर ली। मुझे तो यह बहुत शरीफ दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी औरत के साथ? राम राम, आप कैसी बातें करती हैं? मैंने तो अभी शादी तक नहीं की। विनय बरूटा जल्दी से कह उठा, मैं ऐसे काम नहीं करता, जरा भी नहीं, और कोई साथ होता है तो उसे भी नहीं करने देता। यह बात तो आप सरासर झूठ बोल रहे हो। कौन सी बात कि आपने किया ही नहीं है? सच में? तो पहली मुलाकात में आपने यह बात क्यों नहीं बताई? क्या बताता कि मैंने आज तक किया नहीं है? हाँ, फिर आप क्या करती? विनय बरूटा अचकचा उठा। खैर छोड़िए, वापस मुंबई आए तो मुझसे जरूर मिले। उधर से उसने गहरी सांस लेकर कहा। बरूटा ने सक पकाकर हुशांगली की तरफ देखा। हुशांगली उसके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराया। मिलेंगे ना? हाँ हाँ जरूर, बरूटा ने कहा और फोन बंद करके हुशांगली से कहा, तुम्हारी पत्नी तो वाकई बहुत खतरनाक है। क्यों? यह सुनकर कि मैंने आज तक नहीं किया, वो मिलने को कह रही थी। हुशांगली हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो? विनय बरूटा ने आंखें सिकोड़ी। तुम मेरी पत्नी को गलत समझ रहे हो। उसकी 30 साल की बहन कुंवारी बेटी है, उसके लिए वो कोई शरीफ लड़का ढूंढ रही है, इसलिए तो उसने तुमसे मिलने को कहा। ओह, बरूटा के होठ सिकड़े। तो ये बात है। तुम बताओ कि देवराज चौहान मिला? हाँ, बात हो गई, कल हम सब मिलकर काम करेंगे। बरूटा गंभीर सा कह उठा। एक बात सोच सोच कर मैं परेशान हूँ कि दो दो डकैती मास्टर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को हासिल करके पुलिस को लौटा देना चाहते हैं। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? विश्वास करो, मैंने जो कहा है ईमानदारी से सच कहा है, जरा भी झूठ नहीं इन बात में। कल वहां पुलिस भी होगी। पुलिस? हुशांगली सक पकाया। सादे कपड़ों में, परंतु वो हमारे लिए नहीं होगी, वीरेंद्र त्यागी और जगजीत के लिए होंगी। कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुम्हारी बातों पर यकीन करके मैं गलती कर रहा हूँ। हुशांगली ने उसे देखा। तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि इस वक्त तुम देश के लिए काम कर रहे हो, परंतु तुम्हारा नाम सुनहरे शब्दों में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तुम प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हो। कल वीरेंद्र त्यागी और जगजीत पकड़े जाएंगे, न्यूक्लियर डिवाइस हमें मिल जाएगी, आशा तो है। अगले दिन सुबह 9:30 बजे होटल में त्यागी और जगजीत। वीरेंद्र त्यागी और जगजीत मेकअप में थे। त्यागी ने देवराज चौहान के चेहरे वाला मास्क पहन रखा था और उस पर दाढ़ी मूछें लगा रखी थी। आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा रखा था। ऐसे में उसे देवराज चौहान के तौर पर भी पहचानना आसान नहीं था। जगजीत के चेहरे पर जगमोहन के चेहरे वाला मास्क लगा था। वो पूरी तरह जगमोहन लग रहा था। तुम अच्छी तरह जानते हो जगजीत कि तुम्हें क्या करना है, त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, जगमोहन बने, जगजीत ने सिर हिलाया। मैं दूर रहकर तुम पर नजर रखूंगा। अमेरिका और चीन को सिर्फ 5 मिनट का वक्त देना है। नीलामी 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। किसी चीज की बोली लगाने और कीमत तय करने में 5 मिनट का वक्त बहुत होता है। बाकी बातें जैसे समझाई है वैसे ही करना। जब तुम वहां से चलोगे तो मैं वहीं रहूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खबर कर दूंगा। उनसे अलग होने के बाद तुमने यहाँ नहीं आना है, घूमते रहना और इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम पर कोई नजर तो नहीं रख रहा है। जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि कोई नजर नहीं रख रहा, तभी होटल पहुंचना। जगजीत ने सिर हिलाकर कहा, समझता हूं मैं, फिक्र मत करो, मेरी तरफ से कोई गलती ना होगी। हम बहुत बड़ी दौलत के मालिक बनने जा रहे हैं जगजीत, त्यागी ने हंसकर कहा। इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, जगजीत मुस्कुराकर बोला। बड़ा काम करने ही तो जा रहे हो, इतना बड़ा सौदा तुम ही तय करोगे और मैं तुम पर नजर रखूंगा। अभी हमारे पास 2 घंटे पड़े हैं, परंतु तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। टहलते टहलते माल रोड पहुंचो, मैं आधे घंटे बाद होटल से निकलूंगा। रिवॉल्वर है ना तुम्हारे पास? हाँ, जगजीत ने जेब थपथपाई। मोबाइल फोन भी मेरे पास है। माल पर आगे पीछे हुए तो वे ही मुझे फोन करेंगे। तो जा, ये ध्यान रखना कि वापसी पर किसी को अपने पीछे यहाँ तक मत ले आना कि वो यहाँ से मुफ्त में डिवाइस ले जाए। क्या बच्चों जैसी बातें करता है, जगजीत ने हंसकर कहा और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, इस बात को भूल मत जाना कि ये काम खत्म करके तूने मेरे साथ सूरत जाना है और मेरी बहन और उसके बच्चों को तलाशना है। मुझे भी तुम्हारी बहन की चिंता है, भूला नहीं हूं मैं। शिमला की माल रोड और रिज रोड। दिन के 11 बज रहे थे। धूप खिली हुई थी। यहाँ पड़े हर बेंचों पर लोग बैठे धूप सेक रहे थे और दूर दूर तक
नजर आते बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों के दृश्यों का मजा ले रहे थे। टूरिस्ट भी थे उनमें और स्थानीय लोग भी थे। बहुत भीड़ थी। लोगों का आना जाना बदस्तूर लगा हुआ था। कई फोटोग्राफर्स घूम रहे थे जो कि टूरिस्टों की तस्वीर स्थानीय ड्रेस में खींचकर तैयार करके देते थे। कुछ टूरिस्ट घोड़े पर सवार होकर माल रोड का चक्कर लगा रहे थे। गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने पर लगे थे। एक तरफ बनी स्टॉल पर चाय कॉफी आइसक्रीम वगैरह मिल रही थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। विवाह करके हनीमून के लिए आए जोड़े भी बहुत संख्या में दिख रहे थे। विनय बरूटा हुशांग ली के साथ इस वक्त यहीं पर मौजूद था। हुशांग ली ने ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था, टाई लगा रखी थी, जबकि बरूटा कमीज पैंट में था। आधी बाह का स्वेटर पहन रखा था। विनय बरूटा की निगाह हर तरफ फिर रही थी। वो देवराज चौहान और जगमोहन से संबंध बनाए हुए था फोन पर, जो कि पास में ही कहीं मौजूद थे। तभी हुशांग ली क्या उठा, इतनी भीड़ में कैसे तुम त्यागी और जगजीत को तलाश कर पाओगे? हौसला रखो, वो मिल जाएंगे, बरूटा ने शांत स्वर में कहा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। बात हुई। जगजीत की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं विनय बरूटा। बरूटा आसपास नजरें दौड़ाता क्या उठा। आज हमें शिमला में मिलना था, वक्त हो चुका है। मैं यही हूं। तुम जगमोहन हो शायद, विनय बरूटा ने जानबूझकर कहा। हाँ। देवराज चौहान कहाँ है? वो भी यही है। तुम गांधी की मूर्ति की तरफ आ जाओ, मैं वही हूँ, अभी पहुंचा। विनय बरूटा ने फोन बंद किया और पुनः नंबर मिलाने लगा। क्या हुआ, वो मिलेंगे या नहीं? हुशांग ली बोला। वो यही है, उस तरफ, गांधी जी की मूर्ति के पास। ओ, अब तुम किसे फोन कर रहे हो? देवराज चौहान को। हेलो, बरूटा ने फोन पर बात की। वे लोग गांधी की मूर्ति की तरफ हैं और मैं वहीं जा रहा हूँ। सब काम ध्यान से करना, चूक मत जाना, कहकर बरूटा ने फोन बंद किया। हुशांग ली थोड़ा परेशान दिखा। अब तुम्हें क्या हो गया? बरूटा ने पूछा। घबराहट हो रही है, हुशांग ली ने कहा। तुम्हें मालूम है ना तुमने क्या करना है? वो तो सब याद है। तो घबराओ मत, वो सब याद रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी बात की फिक्र मत करो। तुमने बताया था कि वीरेंद्र त्यागी और जगजीत खतरनाक है। सब ही खतरनाक है। बरूटा का स्वर कड़वा हो गया। सिर्फ तुम्हें छोड़कर। परंतु यहाँ हम झगड़ा करने नहीं आए। खास तौर से जब तक तुम पास में हो कोई झगड़ा नहीं होगा। तुमने सिर्फ सौदा करना है डिवाइस का, और जैसे मैंने समझाया है उसी ढंग से बात करना। कोई भी बात भूल मत जाना। चलो, हमें गांधी की मूर्ति के पास पहुंचना है। दोनों चल पड़े। आसपास भीड़ थी। मैं अगर तुम्हारी बताई बातें भूल गया तो? हुशांग ली ने पूछा। तो मैं तुम्हें खाई में फेंक दूंगा नीचे, और मुंबई जाकर तुम्हारी पत्नी से 2.5 लाख वापस ले लूंगा। इतना ज्यादा मत सोचो, मुझे सब याद है, मैं भूलने वाला नहीं। जगजीत को रॉबर्ट का फोन भी आ गया था, तो जगजीत ने उसे भी गांधी जी की मूर्ति के पास पहुंचने को कहा, और पहले रॉबर्ट ही जगजीत के पास पहुंचा। उसके साथ एक और अमेरिकन व्यक्ति था। जगजीत को अकेला पाकर रॉबर्ट ने कहा, देवराज चौहान कहाँ है? यहाँ उसका काम नहीं है, जगजीत बोला। डिवाइस की कीमत ही तो लगानी है यहाँ। तुम जगमोहन हो? टीवी पर तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई जा रही है, रॉबर्ट ने कहा। फिर अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये विलियम है। जगजीत ने उसे देखकर होले से सिर हिलाया। हम तुम्हें 1500 करोड़ देने को तैयार हैं, डिवाइस के बदले रकम साथ लाए हैं, रॉबर्ट बोला। चीन की पार्टी को आ लेने दो, जगजीत ने कहा। वो कहाँ है? यही है और आ रही है। मेरे ख्याल में तो चीन की पार्टी की जरूरत है ही नहीं। 1500 करोड़ रुपए हम तुम्हें दे ही रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम। जैसा कि हमें पहले ही बात हो चुकी है, नीलामी में जो रकम ज्यादा बोलेगा वो ही। तभी विनय बरूटा और हुशांग ली उनके पास आ पहुंचे। कैसे हो जगमोहन? विनय बरूटा ने मुस्कुराकर कहा, मैं विनय बरूटा, और यह है मिस्टर हुशांग ली। चीन का सरकारी आदमी है और डिवाइस का सौदा करने आया है। जगजीत ने हुशांग ली से हाथ मिलाया। रॉबर्ट ने हुशांग ली को घूरा, जबकि हुशांग ली ने मुस्कुराकर उससे और विलियम से हाथ मिलाया। दोस्तों, जगजीत ने गंभीर स्वर में कहा, अब आपके पास 5 मिनट है। कीमत लगाइए डिवाइस की। यह बात जहन में रखें कि जिसके पास डिवाइस होगी वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। पल भर के लिए वहां खामोशी छा गई। 1500 करोड़ रुपए, विलियम बोला। विनय बरूटा ने हुशांग ली को देखा। 1550 करोड़ रुपए, हुशांग ली बोला। 1600 करोड़, विलियम ने पुनः कहा। हुशांग ली ने विनय बरूटा को देखा। आगे बढ़िए मिस्टर हुशांग ली, आपने तो कहा था कि आप हर कीमत पर डिवाइस पाना चाहेंगे। वो बात तो ठीक है, परंतु कीमत ज्यादा बढ़ी तो उतना पैसा है नहीं इस वक्त मेरे पास। चिंता क्यों करते हैं? कीमत बढ़ने पर इन अमेरिकियों के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना इस वक्त है। वो दे देंगे। बाकी दिल्ली स्थित एम्बेसी से संपर्क बनाकर इन्हें रुपया तैयार रखने को कह दीजिएगा।
बरूटा बोला। हुशांगली ने सिर हिलाया, फिर बोला 1650 करोड़। विलियम ने रॉबर्ट को देखा तो रॉबर्ट ने फौरन कहा 1700 करोड़, 1750, 1800। मिस्टर रॉबर्ट, हुशांगली ने कहा, बेवजह डिवाइस की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं, तो तुम पीछे हट जाओ। रॉबर्ट बोला। 1850, जवाब में हुशांगली ने कहा। 1900, रॉबर्ट ने पक्के स्वर में कहा, नजरें हुशांगली पर थी। 1950, 2000 करोड़ रुपए। हुशांगली ने विनय बरूटा को देखा। आगे बढ़िए हुशांगली साहब, इनको इस डिवाइस की बहुत जरूरत है, लेकिन रकम बहुत बढ़ रही है, मेरी भी सीमा है कुछ। सीमा अभी दूर है आपकी, बरूटा ने कहा। हुशांगली ने रॉबर्ट को देखकर कहा, ये तो मैं अब देख रहा हूं कि अमेरिका जनता से टैक्स लेकर पैसा किस तरह बर्बाद करता है। रॉबर्ट और विलियम मुस्कुराए परंतु चुप रहे। 2050 करोड़ रुपए, हुशांगली ने कहा। 2100, बस, हुशांगली ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। यह तो बात गलत है हुशांगली साहब, मैंने कितनी मेहनत की है, मेरी कमीशन नहीं मिलेंगी इस तरह तो। तुम्हारी कमीशन के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हें चाय पानी का खर्चा मिल जाएगा। अभी गुंजाइश है, कुछ तो आगे बढ़िए। 2150 करोड़, 2200 करोड़, विलियम ने कहा। बस, हुशांगली ने हाथ उठाकर कहा, मैं इससे ज्यादा कीमत नहीं लगा सकता। परंतु विनय बरूटा ने कहना चाहा। सॉरी, बहुत हो गया, मैं पहले ही बहुत बड़ी रकम बोल गया हूं, अब और नहीं। सॉरी जेंटलमैन, हुशांगली, जगजीत, रॉबर्ट और विलियम से उठा। मैं खुद को, यानी कि चीन इस नीलामी से बाहर होता है। कहने के साथ ही हुशांगली पलटा और तेजी से आगे बढ़ गया। सुनिए तो, कहते हुए विनय बरूटा उसके पीछे लपका। विनय बरूटा उसके पास पहुंचा, दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए। मैंने सब कुछ ठीक किया? हुशांगली ने पूछा। बहुत बढ़िया ड्रामा किया तुमने, पूरे नंबरों से पास हो गए हो तुम तो, शुक्र है। दोनों भीड़ में से कुछ आगे निकल आए थे तो बरूटा ठिठक कर बोला, तुम होटल जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। जाऊं होटल? सीधे होटल पहुंचो, रास्ते में कहीं भी रुकना मत। हुशांगली आगे बढ़ता चला गया। विनय बरूटा ठिठका और पलटकर भीड़ में सावधानी से आगे बढ़ने लगा। बधाई हो मिस्टर रॉबर्ट और विलियम साहब, आपको भी, अमेरिका को भी बधाई हो। जगमोहन का चेहरा ओढ़े जगजीत मुस्कुरा कर क्या उठा। 2200 करोड़ रुपए में न्यूक्लियर खोजी डिवाइस आपकी हुई। थैंक्स, रॉबर्ट ने कहा। इस वक्त हमारे पास कैश और डायमंड मिलाकर 1500 करोड़ रुपए हैं, वो हम आपको दे देते हैं, और दिल्ली में 24 घंटों में आपको बाकी के 700 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस बारे में जो भी फैसला होगा वो देवराज चौहान करेगा। देवराज चौहान से फोन पर बात। जल्दी क्या है मिस्टर रॉबर्ट, अभी सारा दिन बाकी है। आप जहां ठहरे हैं वहीं होटल पहुंचिए, कुछ ही देर में आपको देवराज चौहान का फोन आ जाएगा और बाकी बातें तय हो जाएंगी। जगजीत ने मुस्कुरा कर कहा। हम लेन देन से पहले एक बार डिवाइस जरूर चेक करना चाहेंगे, विलियम ने कहा। डिवाइस जरूर चेक कर लीजिएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आगे की बात अब देवराज चौहान करेगा। विलियम ने रॉबर्ट को देखकर कहा, हमें होटल चलना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट ने सिर हिलाया और जगजीत से कहा, देवराज चौहान से कहना कि हमें जल्दी फोन करे। ऐसा ही होगा, 1 घंटे में देवराज चौहान आपको फोन करके बात करेगा। रॉबर्ट और विलियम ने जगजीत से हाथ मिलाकर विदा ली और वहां से भीड़ में से होते हुए आगे बढ़ते चले गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि विनय बरूटा उनके पीछे लग चुका है। देवराज चौहान और जगमोहन ने दूर रहकर इन लोगों की मुलाकात देखी। जगमोहन मन ही मन सुलग रहा था कि जगजीत उसके चेहरे वाला मास्क लगाए घूम रहा है। देवराज चौहान सुबह से कई बार वानखेड़े से बात कर चुका था और कई बार वानखेड़े का फोन देवराज चौहान को आया था। इस वक्त वानखेड़े, खेमकर और कामेश्वर भी वेश बदले माल रोड पर मौजूद थे और इन लोगों की मीटिंग देखी थी उन्होंने। देवराज चौहान ने फोन पर उन्हें बता दिया था कि वो लोग कहाँ मिलने वाले हैं, परंतु देवराज चौहान और जगमोहन सतर्क थे, क्योंकि जगजीत जगमोहन के रूप में अकेला आया था, त्यागी कहीं नहीं दिखा था। इससे ये बात तो उन्हें समझ आ गई थी कि वीरेंद्र त्यागी आसपास ही कहीं होगा और इस मीटिंग पर नजर रख रहा होगा। परंतु यहाँ भीड़ इतनी बेतहाशा थी कि किसी को देख पाना, पहचान पाना संभव न था। फिर उन्होंने विनय बरूटा और हुशांगली को वहां से जाते देखा। देवराज चौहान ने तुरंत वानखेड़े को फोन किया। बात हो गई। विनय बरूटा और उस चीनी को तुमने जाते देखा? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वो, तुम लोगों को उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रहो। मेरी और जगमोहन की स्थिति तुम्हें पता है? नहीं तो सुन लो, हम मेकअप में हैं। और देवराज चौहान ने बताया कि वो कहां पर है। अब तुम उन लोगों को छोड़कर हम दोनों पर नजर रखो। ऐसा क्यों? जो कहा है वो करो वानखेड़े, जल्दी ही तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बातें करते हुए देवराज चौहान की निगाह जगजीत, रॉबर्ट और विलियम पर थी। हमें देख लिया तुमने?
हम तुम्हारी बताई दिशा की तरफ आ रहे हैं। जल्दी करो, वक्त कम है। देवराज चौहान ने फोन कान से लगा रखा था। जगजीत, रॉबर्ट, विलियम बातें कर रहे थे। तभी देवराज चौहान और जगमोहन ने उन लोगों को हाथे मिलाते देखा। मैंने देख लिया है तुम्हें और जगमोहन को। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। ठीक है, वे लोग अब अलग हो रहे हैं। हम जगमोहन बने जगजीत के पीछे जाएंगे और तुम हमारे पीछे आओगे। जब तक मैं तुम्हें पास आने को ना कहूं तब तक तुम पास नहीं आओगे, समझा? तुम कुछ करने वाले हो? हाँ ठीक है, हम तुम पर नजर रखे हैं। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा। जगजीत इसी तरफ आ रहा था। दोनों सावधानी से पीठ मोड़े खड़े हो गए। जगजीत उनके पास से निकल गया। दोनों ने अपनी जगह छोड़ी और लापरवाही भरे अंदाज में फासला रखकर जगजीत के पीछे चल पड़े। भीड़ होने की वजह से वे आसानी से पीछा कर पा रहे थे, परंतु भीड़ में जगजीत के गुम हो जाने का खतरा भी था। सावधान रहना, त्यागी कहीं पास में ही है। हो सकता है वो इस बात पर नजर रख रहा हो कि कोई जगजीत के पीछे तो नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। इसीलिए ऐसे आगे बढ़ो कि उसका पीछा करते ना लगे। हमारे चेहरे पर मेकअप है, त्यागी देखेगा तो हमें पहचान ना पाएगा, जगमोहन ने कहा। सावधानी से बराबर वो जगजीत के पीछे लगे रहे, फासला रखकर। विनय बरूटा कहाँ गया? जगमोहन बोला। वो भी यही कहीं अब पास में होगा। जगमोहन ने चलते चलते मोबाइल निकाला और बरूटा का नंबर मिलाया। बात हो गई। तुम कहाँ हो? जगमोहन ने पूछा। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। क्या? बच्चों को बतलाने वाली बात नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जगजीत के पीछे हूँ। बढ़िया, अब मैंने सारी बाजी तुम लोगों के हवाले कर दी है, खुद ही संभालो अब सब कुछ। कहने के साथ ही उधर से विनय बरूटा ने फोन बंद कर दिया। उल्लू का पट्टा हवा में उड़ रहा है, जगमोहन बड़बड़ा उठा। जगजीत को वहां से चले 15 मिनट हो गए थे। होटल तक पहुंचने के लिए अभी 10 मिनट और चलना था। वो खुश था कि 2200 करोड़ रुपए की कीमत तय हो गई है और रॉबर्ट 1500 करोड़ रुपए अभी देने को तैयार है। कहीं कोई गड़बड़ ना हुई थी, सब कुछ ठीक से निपट गया था। उसके मन में था कि यह काम करके सीधा सूरत पहुंचेगा और अपनी बहन विभा और उसके बच्चों को जैसे तैसे ढूंढ भी लेगा। अगर अपहरणकर्ता फिरौती चाहते हैं तो उन्हें मुंह मांगी दौलत देकर अपनी बहन और बच्चों को छुड़ा लेगा। तभी जगजीत का मोबाइल बजा। हेलो, जगजीत ने फोन निकालकर बात की। मैं एसटीडी बूथ से बोल रहा हूँ, त्यागी की आवाज कानों में पड़ी। सौदा क्या तय हुआ? 2200 करोड़ रुपए में अमेरिकियों ने तय किया, जगजीत ने खुशी से बताया। यह तो बहुत बढ़िया रहा, त्यागी ने हंसकर कहा। मैं कुछ ही देर में होटल पहुंचता हूँ। अमेरिकियों ने तेरा पीछा तो नहीं किया? वो दूसरी तरफ चले गए हैं शायद अपने होटल। और विनय बरूटा और चीनी, वो तो पहले ही वहां से चले गए थे। तू होटल पहुंच, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। अमेरिकियों के पास 1500 करोड़ रुपए हैं इस वक्त और वो अभी देने को तैयार हैं, परंतु पहले न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को चेक कर लेना चाहते हैं, जगजीत ने कहा। सब ठीक हो जाएगा, मैं आधे घंटे तक होटल पहुंचूंगा, फिर बातें होंगी। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। जगजीत ने मोबाइल जेब में रखा और आगे बढ़ता रहा। जगजीत, तभी पीछे से करीब से आवाज उसके कानों में पड़ी। जगजीत फौरन ठिठका और पीछे की तरफ घूमा। अगले ही पल उसे अपने पांवों के नीचे से जमीन सरकती महसूस हुई। सिर घूम गया उसका। सामने देवराज चौहान और जगमोहन खड़े थे। उनके चेहरों पर अब मेकअप नहीं था। जगजीत को काटो तो खून नहीं। इस वक्त पास से कोई और लोग नहीं निकल रहे थे। ये सुनसान जैसा रास्ता था, वरना एक जैसे दो चेहरों को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते। जगजीत को काटो और खून नहीं वाली हालत हो रही थी। फटी आंखें, कांपते होठ, बुरे हाल। वो 3 कदमों के फासले पर खड़े देवराज चौहान और जगमोहन को देखे जा रहा था। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम तुम्हें इस तरह मिलेंगे, देवराज चौहान का स्वर सख्त था। जगजीत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होठ कांपे, परंतु शब्द नहीं निकले बाहर। तू हमें फंसाने चला था, जगमोहन गुर्राया। तूने मेरे और देवराज चौहान के चेहरे के मास्क बनाए, त्यागी के साथ मिलकर हमें फंसाने की जबरदस्त प्लानिंग की और बुरी हालत कर दी हमारी। मैंने कुछ नहीं किया, जगजीत के होठों से फीका सा स्वर निकला। तू तो नादान है, भोला है, तूने तो। सच में मैंने कुछ नहीं किया, जगजीत ने कांपते हुए सर में कहा। सब कुछ त्यागी ने किया, वो खतरनाक है। मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मार देता, मैं तो मजबूरी वश उसके साथ। त्यागी है कहाँ? वो माल रोड पर होगा। तो डिवाइस की कीमत तय हो गई, उसे अमेरिका ले जा रहे हैं? कितने? देवराज चौहान ने पूछा। 2200 करोड़ रुपए। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। बहुत बुरी मौत मारूंगा तुम दोनों को। जगमोहन का हाथ घुमा और जगजीत के चेहरे पर पड़ा। जगजीत के होठों से एक कराह निकली, थोड़ा सा लड़खड़ाकर संभल गया। मुंबई से बहुत दूर आकर तुम लोगों ने डिवाइस की सौदेबाजी तय की,
देवराज चौहान पूर्ववत स्वर में बोला। परंतु बच नहीं सके, हम यहाँ भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे? विनय भरूटा। क्या? जगजीत चौंका। विनय भरूटा? वो हमारे लिए काम कर रहा था, वो नकली पार्टी बना बना चीन का आदमी। अब तो समझ गए होंगे। जगजीत का चेहरा फक्क था। अब तुझे पुलिस के हवाले करके सब कुछ सच सच बताना होगा, जगमोहन ने कहा। पुलिस के? हमारे हाथों कुत्ते की मौत मरने से तो बेहतर है कि पुलिस को सब कुछ बता दे कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती तुम लोगों ने कैसे देवराज चौहान और जगमोहन बनकर की। इस मामले में हमने खुद को बेगुनाह रखना है। तुम अपनी और त्यागी की पोल खोलोगे पुलिस के सामने। जगजीत ने ढेर सारी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, देखो, इस सौदे में मुझे 25% मिलेगा, मतलब कि 550 करोड़ रुपए। 50 करोड़ मुझे देकर 500 करोड़ तुम रख लो। यह सारी रकम नगद होगी, परंतु पुलिस का चक्कर मत डालो। मैंने जो किया त्यागी से डर कर किया। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मजबूरी वश मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मुझे माफ कर दो और 500 करोड़ लेकर मुझे जाने दो। पुलिस का हम लोगों के बीच क्या काम? मतलब कि डिवाइस की डकैती के मामले में पुलिस हमें ढूंढती रहे, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। करो तुम, भुगते हम। 500 करोड़ को क्या गले में लटकाएंगे जब जीने की सांसें ही नहीं मिलेंगी और पुलिस कभी भी हमें घेर कर खत्म कर देगी उस जुर्म में जो हमने किया ही नहीं, तुमने किया है। जगमोहन ने दांत पीस कर कहा। पुलिस के सामने हमने पाक साफ ना होना होता तो अब तक तू बुरी मौत मारा जा चुका होता। पुलिस का चक्कर मत डालो। मैं चुप। जगमोहन दहाड़ा। चेहरा सुर्ख हो उठा था उसका। जगजीत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का है? देवराज चौहान ने पूछा। वो होटल के कमरे में। होटल का नाम? जगजीत ने बताया। कमरा नंबर बताया। देवराज चौहान ने वानखेड़े को फोन किया। तुम लोग हमें देख रहे हो? देवराज चौहान ने आसपास नजरें घुमाते पूछा। हाँ। वानखेड़े की आवाज आई। हमारे पास आ जाओ, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। किसे फोन किया? घबराया सा जगजीत बोला। पुलिस। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। जगजीत एकाएक तड़प भरे स्वर में क्या उठा। नहीं बताएगा? नहीं, मैं यही कहूंगा कि डिवाइस की डकैती मैंने नहीं की, त्यागी ने भी नहीं की। और तेरे को अपनी बहन की जिंदगी प्यारी है या नहीं? जगजीत उछल पड़ा। क्या? जगजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। विवाह तुम लोगों के पास है? दोनों बच्चे, बंटी और सूरज भी। जगमोहन ने खतरनाक लहजे में कहा। अगर तू पुलिस को सच नहीं बताएगा तो उन तीनों को मारकर लाशें सड़क पर। नहीं। जगजीत का स्वर कांपा। ऐसा ना करना। उसकी आंखें गीली हो गई थी। तो तू पुलिस को सच बताएगा? जगमोहन के दांत भींचे हुए थे। हाँ। जगजीत का चेहरा एकाएक बुझ सा गया था। तभी वानखेड़े, खेमकर और कामेश्वर वहां आ पहुंचे। यह जगजीत है वानखेड़े, देवराज चौहान ने कहा। इस वक्त इसके चेहरे पर जगमोहन के चेहरे वाला मास्क लगा रखा है। जगजीत ने सबके सामने अपने चेहरे पर से जगमोहन वाला मास्क हटा दिया। नीचे जगजीत का चेहरा चमक उठा। वानखेड़े ने फौरन उसके हाथ से मास्क ले लिया। इसके बयान शिमला में ही ले लो वानखेड़े, साथ में गवाह जरूर। मजिस्ट्रेट के सामने और गवाहों की मौजूदगी में इसके बयान लिए जाएंगे, वानखेड़े ने कहा। यह काम आज ही हो जाएगा और अपने बयान से यह मुकर नहीं सकेगा। मैं संगीन डकैती का झूठा जुर्म अपने सिर से उतार देना चाहता हूँ। इसके बयान के बाद झूठा जुर्म खुद ब खुद तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगा, वानखेड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन हमें न्यूक्लियर खोजी डिवाइस चाहिए, कामेश्वर ने कहा। आप लोग जगजीत को ले जाएं और इसके बयान की तैयारी करें। कोई एक हमारे साथ आ सकता है, उसके हवाले हम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस कर देंगे, देवराज चौहान ने कहा। वो है कहाँ? वानखेड़े ने पूछा। जगजीत ने बताया कि होटल के कमरे में है। होटल का नाम, रूम नंबर हमने ले लिया है। जगमोहन मेरे साथ है, इसलिए हमें उस कमरे में जाने से कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, खेमकर ने कहा। हम इसके बयान लेने का इंतजाम करते हैं, कामेश्वर ने कहा। लेकिन वीरेंद्र त्यागी का क्या होगा? वानखेड़े ने पूछा। मैं और जगमोहन होटल के कमरे में इंतजार करेंगे। अगर त्यागी इन सब बातों से बेखबर वहां आ गया तो वो भी पकड़कर तुम लोगों के हवाले कर दिया जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। हमारे साथ चलिए खेमकर साहब, कहीं त्यागी लौट ना आए, उससे पहले ही आप डिवाइस लेकर निकल जाइए। मैं भी साथ चलूं? वानखेड़े ने कहा। नहीं, तुम दोनों जगजीत को संभाल कर ले जाओगे। जिस तरह देश के लिए डिवाइस जरूरी है उसी तरह मेरे लिए जगजीत के बयान जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि जगजीत हाथ से निकल जाए। इसे तुम दोनों संभालो। जगजीत का चेहरा फक्क हुआ पड़ा था। देवराज चौहान, जगमोहन और खेमकर उस होटल में पहुंचे जहां त्यागी और जगजीत ठहरे हुए थे। चूंकि जगमोहन के चेहरे में जगजीत था, इसलिए जगमोहन को कमरे तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं आई। रिसेप्शन से कमरे की चाबी मिल गई थी। खेमकर डिवाइस का हुलिया पहचानता था और डिवाइस की मशीन के बारे में जानता भी था, इसलिए उसने सूटकेस में रखी डिवाइस को पहली नजर में ही पहचान लिया। डिवाइस के मिलने पर सबने चैन की सांस ली।
खेमकर डिवाइस और मशीन लेकर फौरन वहां से रवाना हो गया। देवराज और जगमोहन की नजरें मिली। अब जगमोहन ने पूछा, त्यागी के आने का इंतजार करेंगे? जगजीत तो पुलिस के हाथों में पहुंच चुका है, त्यागी भी हाथ आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर त्यागी को जगजीत के पकड़े जाने या हमारे कमरे में पहुंचने का पता चल गया होगा तो वो नहीं आएगा, जगमोहन ने कहा। देखते हैं, आज का दिन इंतजार करके देख लेते हैं, देवराज चौहान ने कहा। डिवाइस मिल गई, जगजीत पकड़ा गया। मुंबई में पिंटो पुलिस की गिरफ्त में है, जो यह बयान दे चुका है कि डिवाइस की डकैती करने वाले वीरेंद्र त्यागी और जगजीत हैं, हम दोनों नहीं। मेरे ख्याल में हम जो चाहते थे वो हो गया है। ऐसे में त्यागी भी हाथ लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान हौले से सिर हिलाकर रह गया। 40 मिनट बाद बेल बजी। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। देवराज चौहान ने जगमोहन को इशारा किया और खुद खिड़की के मोटे पर्दे के पीछे जा छिपा। जगमोहन दरवाजे के पास पहुंचा और सिटकनी हटाकर दरवाजा खोला। सामने त्यागी खड़ा था, देवराज चौहान के चेहरे का मास्क लगाए, उस पर दाढ़ी, मूछे और प्लेन ग्लास का चश्मा। जगमोहन तुरंत सामने से हटा। त्यागी ने भीतर प्रवेश किया, परंतु अगले ही पल ठिठक कर बोला, 1 मिनट, मैं कुछ लेकर आया। क्या है कुछ? नीचे कार में छोड़ आया हूं। त्यागी तुरंत पलटा और बाहर निकलता चला गया। जगमोहन दरवाजे पर ही खड़ा रहा। एक निगाह उधर मारी जिधर पर्दे के पीछे देवराज चौहान था। उसे शक तो नहीं हो गया कुछ? जगमोहन ने कहा। नहीं, शक नहीं हो सकता, पर्दे के पीछे से देवराज चौहान ने कहा। अभी तो उसने कमरे में कदम रखा ही था। वो यहां तक आ गया तो जाहिर है उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ है। वो अभी वापस आता होगा। जगमोहन कमरे में टहलने लगा। कमरे का दरवाजा खुला था। 10 मिनट उपरांत एक तरफ रखे होटल के फोन की बेल बजने लगी। हेलो, जगमोहन ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। जगमोहन, त्यागी की हंसी भरी आवाज कानों में पड़ी। मुझे हैरानी है कि तुम मुझ तक पहुंच गए। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जगजीत कहाँ है? त्यागी की आवाज पुनः आई। तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं जगजीत नहीं जगमोहन हूं? जगमोहन के होठ बिछ गए थे। देवराज चौहान ये सुनकर पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। बहुत आसानी से। तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वे जगजीत नहीं पहनता। उसके पास ऐसे कपड़े है ही नहीं। साथ ही तुम्हारी और जगजीत की कद काठी में फर्क है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया कि तुम जगजीत नहीं हो। बाकी कसर तुम्हारी आवाज ने पूरी कर दी जब मैंने तुमसे बात की। देवराज चौहान उसी पल कमरे से बाहर निकलता चला गया। तुम बच नहीं सकते, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। मैं बचा हुआ ही हूं, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। देवराज चौहान के क्या हाल है? उधर से त्यागी हंसा। जगमोहन के दांत भिज गए। चलो अब बात करते हैं। जगजीत कहाँ है? पुलिस के पास। ये तो बुरा हुआ, तुमने और देवराज चौहान ने ये सब किया है? हाँ, हम ही। ये कैसे पता लगा कि हम शिमला में डिवाइस का सौदा कर रहे? तुम बच नहीं सकते त्यागी, जगमोहन गुर्रा उठा। हम तुम्हें बहुत बुरी मौत देंगे, ख्वाब मत देखा करो। उधर से त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस कहाँ है? पुलिस के पास। ओह, तुम दोनों ने तो सत्यानाश कर दिया मेरे काम का। उसके बदले मुझे 2200 करोड़ मिलने जा रहे थे। त्यागी की गुस्से से भरी आवाज कानों में पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों मुझ तक पहुंच जाओगे। बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। उससे पहले ही मैं देवराज चौहान का इंतजाम कर दूंगा। देवराज चौहान मुझे खत्म करना चाहता है, परंतु मैं ऐसे ऐसे खेल खेलूंगा कि देवराज चौहान कहीं का भी नहीं रहेगा और आत्महत्या कर लेगा। त्यागी की गुर्राहट कानों में पड़ रही थी। मेरा खेल खराब कर दिया तुम लोगों ने। 2200 करोड़ रुपया मेरे हाथों से निकल गया। जगजीत को पुलिस के हाथों में पहुंचा दिया। सालो, कमीनों, अब की बार तो मैं तुम लोगों का ऐसा इंतजाम करूंगा कि उससे पहले तेरा काम तमाम हो जाएगा। त्यागी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, यह तुमने देख भी लिया है और आगे भी देख लोगे। इसके साथ ही उधर से त्यागी ने फोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने गुस्से से भरे अंदाज में रिसीवर रखा और टहलने लगा। 15 मिनट बाद देवराज चौहान वापस आया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा तो वो क्या उठा। मैंने सोचा वो होटल से या आसपास से फोन कर रहा होगा, परंतु वो मुझे कहीं नहीं दिखा। त्यागी अब इस होटल के आसपास भी नहीं फटकेगा, जगमोहन बोला। सही कहा, वो नहीं आने वाला। देवराज चौहान बोला। हमें वापस अपने होटल चलना चाहिए। वो बच गया, हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन अगली बार। त्यागी कह रहा था कि इस बार और भी बुरी तरह से फंसाएगा हमें। हाँ, देवराज चौहान ने होठ बीचकर जगमोहन को देखा। वो ऐसा जरूर करने की कोशिश करेगा फिर से, लेकिन कब तक बचेगा? कभी तो हाथ में आएगा ही,
और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देवराज चौहान और जगमोहन होटल गुलमर्ग में थे। वीरेंद्र त्यागी के हाथ से निकल जाने का उन्हें अफसोस था। त्यागी बेहद सतर्क रहने वाला इंसान था। तभी तो पलक झपकते ही जगमोहन और जगजीत के फर्क को पहचान गया था और हाथों में आकर भी आसानी से निकल गया। देवराज चौहान ने शाम 7 बजे वानखेड़े से फोन पर बात की। वानखेड़े ने बताया कि जगजीत के बयान हो गए हैं। उन बयानों के आधार पर वो दोनों इस मामले से पूरी तरह निकल गए हैं। संगीन डकैती का आरोप उनके सिरों से हट गया है। जगजीत के बयान लिखित भी लिए गए हैं और रिकॉर्ड भी कर लिए गए हैं। देवराज चौहान ने वानखेड़े को बताया कि किस तरह त्यागी हाथ से निकल गया। वानखेड़े ने बताया कि कल वो जगजीत को लेकर दिल्ली के लिए निकलेंगे और दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट लेंगे। बातें खत्म हो गई। देवराज चौहान ने खुद को हल्का महसूस किया कि संगीन डकैती का बोझ अब उस पर से हट गया है। चलना कब है यहां से? जगमोहन ने पूछा। कल चलेंगे। देवराज चौहान बोला। बरूटा का फोन आया था? नहीं, देवराज चौहान ने कहा। आधे घंटे बाद ही बरूटा का फोन आ गया। देवराज चौहान ने बात की। तुमने इस मामले में मेरी बहुत मदद की। देवराज चौहान ने कहा। करनी पड़ी, क्योंकि पिछली बार 100 करोड़ का मुफ्त का मिला माल था तुम्हारी वजह से। वो तो चांस की बात थी कि सारे काम मेरे हिस्से में आए थे और तुम जगमोहन के साथ फंसे पड़े थे। जरा जगमोहन से मेरी बात कराना। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन दिया। क्या कर रहे हो? बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। वीरेंद्र त्यागी के हाथ से निकल जाने का दुख मना रहे हैं, जगमोहन बोला। अरे वो फिर हाथ आ जाएगा, वो बचने वाला नहीं। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। क्यों, है कोई बात? तो होटल आ जाओ। नहीं, होटल नहीं आ सकता। मेरे पास कुछ सामान है जिसे मैं कार में नहीं छोड़ सकता। मतलब कि शिमला से जा रहे हो? मेरा यहाँ कोई काम नहीं। विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ रही थी। तुम अभी गुलमर्ग से बाहर निकलो। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, दूसरा बाईं तरफ नीचे की ओर। नीचे जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ो। 5 मिनट की ढलान उतरने पर वो रास्ता नीचे की सड़क पर जा मिलेगा। मैं वहीं पर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। लेकिन तब तक बरूटा ने फोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने फोन बेड पर रखते हुए कहा। बरूटा मुझे होटल के बाहर मिलने के लिए बुला रहा है। वो अभी शिमला से जा रहा है, कुछ कहना चाहता है। हो आओ, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन होटल से बाहर निकला और दाईं तरफ बढ़ गया। पास ही में ढलान का रास्ता शुरू हो रहा था। वो उस पर बढ़ता चला गया। शाम के 7:30 बज रहे थे। मौसम में ठंडक थी। उस रास्ते के एक तरफ होटल बने हुए थे और दूसरी तरफ मिलिट्री के ऑफिस और रहने की जगह बनी हुई थी। ढलान का रास्ता उतरते 5 मिनट में ही जगमोहन नीचे की सड़क पर जा पहुंचा। यह सड़क नीचे की तरफ सीधा कालका चंडीगढ़ जा रही थी। पास ही में एक लाल रंग की कार खड़ी थी। अंधेरा था, कोई कार से टेक लगाए खड़ा दिखा। जगमोहन सावधान हो गया और उस तरफ बढ़ा। कार से टेक लगाया इंसान कार छोड़कर उसकी तरफ देखता बोला, आओ जगमोहन, ये विनय बरूटा। जगमोहन उसके पास पहुंचा, बोला, क्यों बुलाया? तुम्हें बताने के लिए कि मैं देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर हूं। तू उसकी पूंजी भी नहीं है, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कार में देख। क्या है? देख तो। जगमोहन आगे बढ़ा और झुककर कार में देखा। पीछे की सीट पर 3 सूटकेस ठसाठस भरे पड़े थे। ये क्या है? इन सूटकेसों में ठसाठस हजार के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी है। एक सूटकेस डिक्की में बंद है। ये वो दौलत है जिसे लेकर रॉबर्ट त्यागी से डिवाइस का सौदा करने आया था। मैं तो दिन में ही रॉबर्ट के पीछे लग गया था जब वो जगजीत से मिलकर वापस अपने होटल गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी दौलत अपने साथ लाया हुआ है और मुझे ये मौका अच्छा लगा उसकी दौलत पर हाथ मारने का। पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? उसके पास ऐसे 12 सूटकेस थे जो कि मैं सारे नहीं ला पाया। तब वो होटल के डाइनिंग हॉल में अपने साथी के साथ लंच करने पहुंचा था। आधे पौन घंटे में मैं उसके कमरे से सिर्फ 4 सूटकेस ही निकाल सका। फिर भी मुझे इस बात की तसल्ली है कि इस मामले में मैंने कुछ तो कमाया। लेकिन देवराज चौहान खाली का खाली रहा। वो देवराज चौहान अपने कामों में व्यस्त था। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा, वैसे भी देवराज चौहान को चोरी करने की आदत नहीं है, वो सिर्फ डकैतियां। चोरी हो या डकैती, मतलब तो मोटी रकम हाथ आने से है। बरूटा मुस्कुराए। 4 सूटकेसों में बहुत बड़ी दौलत है और तू मुझे बुलाकर ये सब दिखाकर मेरे दिल को क्यों जला रहा है? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, इसमें से एक सूटकेस मैं तुझे देना चाहता हूँ। मुझे? हाँ, क्यों? मेरी मर्जी कि मैं तुझे देना चाहता हूँ। नहीं लेना हो तो तेरी मर्जी। जगमोहन ने उसकी कार का पिछला दरवाजा खोला और एक सूटकेस बाहर निकालने लगा। सूटकेस बड़ा था और ठूस कर फंसा कर कार में रखा गया था, इसलिए निकालने में कुछ परेशानी हुई।
परंतु सूटकेस निकाल ही लिया जगमोहन ने। बरूटा मुस्कुराकर जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन ने सूटकेस नीचे रखा और उसे खोला। इस अंधेरे में भी उसने नोटों की गड्डियों की खुशबू पा ली जो कि सूटकेस में भरी पड़ी थी। जगमोहन ने सूटकेस बंद किया और सीधा खड़ा होकर विनय बरूटा से बोला, तूने कहा और मैंने नोटों से भरा एक सूटकेस ले लिया। अब तो तेरे को समझ में आ गया कि देवराज चौहान मेरा बच्चा है। बरूटा मुस्कुरा कर बोला, एक और सूटकेस दे तब मानूंगा तेरी बात को। जगमोहन ने कहा, सूटकेस तो नहीं मिलेगा, पर तेरे को एक ऑफर दे रहा हूं। क्या? देवराज चौहान में कुछ नहीं रखा। मेरे साथ आ जा। मेरे साथ काम करेगा तो बहुत पैसा कमाएगा। हर डकैती का आधा हिस्सा तुझे। तेरे से संभाला नहीं जाएगा। मेरा साथी बन जा। देवराज चौहान तो मेरा बच्चा है। 6 महीने मेरे साथ काम करके देख, मजा ना आए तो वापस देवराज चौहान के पास चले जाना। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, बरूटा, तूने अभी अभी ताजा ताजा मेरे को नोटों से भरा सूटकेस दिया है, इसलिए मैं तुझे सख्त बात नहीं कहूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तू देवराज चौहान की पूंछ के बराबर भी नहीं है। तू देवराज चौहान को बच्चा कहता है, जबकि तेरे जैसे 50 बच्चे देवराज चौहान के चरणों में पड़े रहते हैं। मैं देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर हूं। तू कुछ भी नहीं है देवराज चौहान के सामने। सोच ले, आराम से फोन पर जवाब दे देना कि मेरे साथ काम करेगा कि नहीं। विनय बरूटा ने कहा और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। मुझे खुशी होगी बरूटा कि तू नोटों से भरे ऐसे सूटकेस मुझे दान के रूप में देता रहा और मैं लेता रहूंगा। इस तरह हमारा रिश्ता बढ़िया बना रहेगा। फोन पर बात करना, आराम से सोच लेना, बरूटा ने कहा और कार आगे बढ़ा दी। साला चालाक कौवा, जगमोहन बड़बड़ा उठा, मुझे दाना डालता है। पास में नोटों से भरा सूटकेस होने की वजह से देवराज चौहान और जगमोहन विमान द्वारा मुंबई नहीं जा सके। अगले दिन मुंबई के लिए प्राइवेट कार का इंतजाम किया और चल पड़े मुंबई की ओर। शाम को जब दिल्ली तक पहुंचे थे कि एक बुरी खबर से उनका सामना हुआ। वानखेड़े का फोन आया था देवराज चौहान को। जगजीत को वीरेंद्र त्यागी छुड़ा कर ले गया। वानखेड़े के शब्द विस्फोट से कम नहीं थे। क्या? देवराज चौहान हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हुआ? दोपहर 3 बजे हम करनाल में हवेली रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुके। कॉलेज में मैं, खेमकर और कामेश्वर के साथ जगजीत था। जगजीत हथकड़ी में था। पार्किंग में कार रोककर हम रेस्टोरेंट की बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे कि तभी एक कार हमारे पास रुकी। 4 हथियारबंद लोग बाहर निकले और हमें घेर लिया। कार की ड्राइविंग सीट पर वीरेंद्र त्यागी को बैठे देखा हमने, परंतु हम कुछ नहीं कर सके और त्यागी जगजीत को हमारी आंखों के सामने ले गया। तब से अब तक हाईवे पर करनाल में हर तरफ पुलिस की घेराबंदी करवा दी, परंतु वो नहीं मिले हमें। यह तो बहुत बुरा हुआ। देवराज चौहान क्या उठा। जगमोहन का पूरा ध्यान देवराज चौहान पर था। ड्राइवर तेजी से कार भगा रहा था। सच में बुरा हुआ। मेरी सारी मेहनत पर पानी। तुम संगीन डकैती के जुर्म से अब आजाद हो। जगजीत के मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं। वो बयान अपनी जगह कायम है। तुम पर से न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का जुर्म हट चुका है। क्या तुम ये बात टीवी में दोगे? जरूर देंगे। संगीन डकैती के जुर्म से तो तुम बच जाओगे, परंतु कानून से तुम नहीं बच सकोगे। वानखेड़े की आवाज आई। जो बात मैं जानता हूं वो मुझसे मत कह वानखेड़े। कानून के हाथों में तो एक दिन पड़ना ही है मैंने। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं फोन बंद कर रहा हूं, नया नंबर लूंगा ताकि मुझे दोबारा फोन ना कर सको। इस पूरे केस में तुम्हारे नाम का जिक्र आएगा कि तुमने कोशिश करके न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को वापस पुलिस तक पहुंचाया और जगजीत को भी तुमने ही पुलिस के हवाले किया। इस तरह कानून तुम्हें बहुत रियायत देगा। क्या कहना चाहते हो? खुद को कानून के हवाले कर दो। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया, फिर फोन को ऑफ कर दिया। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। त्यागी जगजीत को छुड़ा ले गया, देवराज चौहान ने बताया। जगमोहन ने गहरी सांस ली और सीट की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। परंतु हमारा काम हो गया। हमारे सिर से न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती का जुर्म हट गया। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। वीरेंद्र त्यागी का हमें कोई इंतजाम करना होगा, वरना यह फिर हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा। एक बार सामने तो पड़ जाए ये कमीना। जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी थी। विनय बरूटा ने इस मामले में हमारे लिए जो किया वह भूला नहीं जा सकता। देवराज चौहान मुस्कुराया। चालू है बरूटा तो मुझे दाना डालता रहता है कि मैं उसके साथ काम करने लगूं। उसने ताजा ताजा नोटों से भरा सूटकेस दिया तो लिहाजा मैंने कुछ कहा नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार बरूटा को सीधा करूंगा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। समाप्त। दोस्तों, इस बेहद शानदार दिलचस्प कहानी का अंत यहाँ पर होता है। उम्मीद है आपको कहानी और हमारा नरेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा फिर एक नए दिलचस्प सफर पर।
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।